हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप टू गुड है, बेस्ट है, एकदम मस्त है। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आप लोग की इंग्लिश की मैराथन क्लास मैंने एक बार शेड्यूल की थी, बट बहुत सारी चीज़ों के कारण नहीं हो पाया था। आज हम यहाँ पर फिर कर रहे हैं और ये पूरा थ्योरेटिकल होगा। वो क्वेश्चंस के फॉर्म में था बट मैंने उसे कंडक्ट नहीं किया था और उसका जो पीडीएफ था वो टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था। तो आप लोग टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। नाम शालिनी क्लासेस भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा आपको। वो वहाँ पर क्वेश्चंस वाला पूरा वहाँ पर दिया गया है। आज यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में होगा। जैसे हिंदी किया था थ्योरी के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं था। आपका ये भी यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में होगा, जो लास्ट से लेके एकदम मतलब पूरा A to Z फाइनल होगा। जितनी भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। तो एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ ये क्लास करने का प्रयास ज़रूर करिएगा, क्योंकि इंग्लिश है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा फुल देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी हेल्प ये क्लास देखने के बाद हो जाएगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की बहुत ही अच्छी सी धमाकेदार क्लास, जहाँ पर हम इंग्लिश पूरा फुल वीडियो देखेंगे, एक में ही सब कुछ। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? एकदम बढ़िया प्रिपेयर। चलिए, सबसे पहले थ्योरी का सेक्शन है। आगे के चैप्टर थ्योरी में है। जिन्होंने जो भी क्लास नहीं देखी, एक हफ्ते में पढ़ते हैं, एक दिन में पढ़ते हैं, एक रात वाले बंदे हैं, जितने भी कुछ हैं, जो भी है व्हाटएवर, सब लोग देख लो भाई, फाइनल है ये। अब बढ़ते हैं आगे। आपके पहले चैप्टर में अप्रोच, टेक्निक, मेथड, ऐसी 3-4 वर्ड दिए गए हैं। उनसे संबंधित छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है अप्रोच क्या होता है। तो अप्रोच की हिंदी मीनिंग होती है पहुँच या दृष्टिकोण। पहुँच या दृष्टिकोण। तो कभी कभी आपको एक छोटा सा प्रश्न आता है, डिफाइन अप्रोच, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच। अप्रोच क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। अप्रोच इट इज़ अ सेट ऑफ अ प्रिंसिपल, बिलीव मतलब विश्वास, और आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम। एक प्रिंसिपल है, एक माध्यम, एक विधि, एक तरीका, एक सिद्धांत है, कह सकते हैं सिंपल में कि ये एक सिद्धांत होता है, एक विश्वास होता है, एक विचार होता है अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। जैसे एक किसी भाषा को सीखने का जो एक नेचर है, जो तरीका है, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हुए, कुछ को चीज़ों को ट्रांसलेट करते हुए क्लासरूम में सिखा सकते हैं। मतलब हमें अप्रोच का मतलब है कि कोई गोल है, एक टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर वो खड़े हैं, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी रास्ता, तरीका या विधि, जो कुछ भी सीख रहे हैं, वो क्या क्या सीख रहे हैं, वही यहाँ पर आपका अप्रोच होता है, ताकि आप यहाँ तक पहुँच पाए। यानी कि टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इस गोल तक पहुँच पाएँ, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अप्रोच इज़ द कॉज, ठीक है। ये बहुत सारी विधि को लेकर आता है, बहुत सारे वेज आपको देता है, रास्ते बताता है, तरीके बताता है। द अप्रोच इज़ द वे, मतलब रास्ता है, यू आर गोइंग टू अप्रोच द प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसी तरीके टेक्निक होती है, मतलब कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने रास्ते तक, अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़िए। द थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज, इसमें आप जो नेचर का, लैंग्वेज का नेचर होता है, उसके बारे में भी आप सीखते हैं कि हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ए थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड अप्रोच डिस्क्राइब हाउ पीपल एक्वायर देयर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। ये आपको ये सिखाता है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपको वहाँ पहुँचने का मतलब है, मतलब अभी से पहुँचने की बात हो रही, तो पहुँचने की बात हम बार बार क्यों करें, क्योंकि अप्रोच का मीनिंग पहुँच होता है। लेकिन आपको कहाँ पहुँचना है पता है? आपको जो मदर टंग आती है, आपको जो इंग्लिश नहीं आती है, उस इंग्लिश को सीखने के लिए वहाँ तक पहुँचना है। मतलब इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में आपको एकदम फ्लुएंसी लानी है, वही है आपका पहुँचना, आपका गोल वही है। तो ये मेथड में ये काफ़ी चीज़ें ईजी आ जाती हैं, जहाँ पर हम इस तरीके से सीखते हैं। मैंने इसका एक बहुत ही सिंपल सा देखा है, मीनिंग भी लिया है, हिंदी में देख लो, पूरा हिंदी में भी पढ़ लो। अप्रोच एक कारण होता है। आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी बुकिश लैंग्वेज की बात करते हैं या उसके नेचर की बात करते हैं, जैसा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, हम कह सकते हैं कि अप्रोच एक ऐसा कारण होता है, जहाँ पर अप्रोच एक ऐसा रास्ता भी होता है किसी काम तक पहुँचने के लिए। अप्रोच में हम तौर तरीके बताते हैं। जब हम कहते हैं कि अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो हम उनको वो तौर तरीका बताते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना। तो ये सारी बातें आपको अप्रोच में सिखाई जाती हैं। और हमें पढ़ना क्या है? हमें टारगेट लैंग्वेज को सीखना है, यानी कि हमको अच्छी सी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना और समझना सीखना है। तो कहाँ से सीखना है? टीचर सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, मेथड के बारे में क्या होता है। मेथड का मतलब तरीका होता है। हिंदी मीनिंग क्या होती है? तरीका। द मेथड इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। ये एक सिस्टमैटिक वे में किसी काम को करने का तरीका होता है। इट इम्प्लाइज एन ऑर्डरली लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेप, जिसमें हम लॉजिकल स्टेप को भी इंक्लूड करते हैं। कहीं पे कोई लॉजिक लगाना है, कोई चीज़ को ईजी करना। लॉजिक हम क्यों लगाते हैं कि जो काम हमें 1 घंटे में करना है, अगर वहाँ पे कोई टेक्निक या कोई मेथड या कुछ इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं या कुछ लॉजिकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो काम कम समय में हो जाता है। तो जब हमें उसमें काम तो हम पहले से कर रहे थे, लेकिन जब उसमें लॉजिकल चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं तो वो मेथड्स में आ जाता है। इट इज़ मोर प्रोसीजरल, मतलब इसमें प्रोसेस होता है, इसमें स्टेप होता है। स्टेप वन जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा आप 2 पे नहीं जा सकते हैं, 2 नहीं कंप्लीट होगा 3 पे नहीं जा सकते। तो ये प्रोसीजर के फॉर्म में चलता है। आप 1 करेंगे फिर 2 मिलेगा, 2 से फिर 3, 3 से फिर वो, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता है। दिस मेथड इज़ अ वे इन विच समथिंग इज नहीं, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कुछ ना कुछ तो कुछ होगा ही। जैसे अगर कोई चीज़ है वो 5 लेवल तक जा रही है, तो हो सकता है कि आप 5 लेवल ना कवर करके 2 या 3 ही कवर करें। तो कुछ चीज़ें तो आपकी कंप्लीट होंगी ही ना, तो ये आपके मेथड में ही आता है। द मेथड इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक। ये हमेशा ऑर्गेनाइज वे में आपको मिलेगा। एक स्ट्रक्चर इनका स्केलेटन होगा, फॉर्मेट होगा, सिस्टमैटिक वे में होगा, और आप स्टेप बाय स्टेप लेवल 1 लेवल 2 लेवल हर एक लेवल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको इंग्लिश में सीखने के लिए होती है, जहाँ पर आप जैसे हमें है, हमने इंग्लिश पढ़ी, हमने तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं, फिर हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरीके के कितने होते हैं, क्या होते हैं, उनकी मीनिंग को समझते हैं, फिर धीरे करके हम लोग पहले लेटर पढ़ते हैं, फिर वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्टली सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं। तो हर एक स्टेप में मेथड में ये चीज़ें होती हैं जो अलग अलग जगह पे इम्प्लाई होता है। आगे बढ़ो। इट कैन रेफर टू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टास्क टू बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू परफॉर्म। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया होता है और हर एक टास्क को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। द मेथड इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू समथिंग। इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ पर कैसे क्या करना है, यही सारी चीज़ें इसमें बहुत ईजी है। देखो, आपको क्या लग रहा होगा कि मैम हम वहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, कैसे करेंगे? थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखनी, बहुत नहीं लिखना है। थोड़ा थोड़ा सब में लिखना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो सब में आप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम सब में लिख सकते हैं। तो परेशान नहीं होइए, हो जाएगा। आगे देखिए, इसका मीनिंग हिंदी में बता देते हैं फटाफट। देखो, मेथड एक आसान भाषा का मतलब ये होता है किसी काम को करने का तरीका। जी हाँ, हम जानते हैं, कुछ भी करने का तरीका, कुछ भी, एनीथिंग। मेथड में कुछ लॉजिकल स्टेप होते हैं, स्टेप को हम पढ़ने में हमें हेल्प करते हैं, फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं, तो हमारी चीज़ें ईजी हो जाती है और उन्हें करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। यही एक तरीका होता है हर काम को आसानी से करना। लास्ट जो एक आपको और वर्ड दिया जाता है वो है टेक्निक। टेक्निक के बारे में कहता है, टेक्निक क्या है? टेक्निक आर द एक्टिविटीज़ यूज इन टीचिंग ए कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट। ये एक ऐसी टेक्निक का मतलब होता है कि क्विक रिजल्ट लेना हो। आज ऐसे किया यूँ रिजल्ट, जैसे किया वैसे रिजल्ट। तो जब हमें कुछ ऐसा काम करना होता है कि हम, एक तो हमारे में पेशेंस नहीं होता है, हम क्या करते हैं, कोई चीज़ करते हैं उसका देखते हैं तुरंत हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से जब हमें कोई ऐसा काम करना होता है तो वहाँ पे हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो हमें कम समय में रिजल्ट दे देती है। तो वो होती है टेक्निक। अब वो टेक्निक चाहे आप इंग्लिश पढ़ने में लगाइए, चाहे हिंदी ग्रामर, कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी चीज़ करना, तब वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। इट मे बी डिस्क्राइब एज अ पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रैटेजी। इसको हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर निर्धारित ट्रिक होती है या स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम इमीडिएट ऑब्जेक्टिव यानी कि तत्कालीन अपना रिजल्ट लेने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट मिले, जल्दी से जल्दी दिखे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वहाँ पर हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी ईजी पड़ता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, जिन्होंने क्लासेस को 1 बाय 1 करके क्लास 1 2 3 नहीं देखा है, अब आज देख लीजिए, लास्ट है आपके लिए। टाइप्स ऑफ मेथड में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो कि आता है, डायरेक्ट भी आता है, ड्रिल नहीं आता, बाइलिंगुअल आता है, ऑडियोलिंगुअल भी एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है, लैंग्वेज गेम भी थोड़ा बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये 6 है। ठीक है। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा है 1 बाय 1 करके देखते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की जो यूनिट होती है वो वर्ड होती है। क्या होती है? वर्ड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ क्लासिकल मेथड। इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है किस मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा भी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि कौन सा क्लासिकल मेथड है, कौन सा ओल्डेस्ट मेथड है। यहाँ पर एक सूत्र लगता है, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम इसमें पढ़ते हैं। जो चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं यानी कि मातृभाषा हम हमेशा जब पैदा होते तभी से लेकर सीखते रहते हैं और हमको इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज की उंगली पकड़ो और पकड़ते पकड़ते यहाँ तक पहुँच जाओ। तो यही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का काम होता है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ये पुराना मेथड होता है पढ़ाई लिखाई का
जिसमें बहुत ईजी ईजी स्टेप को टीचर फॉलो करता है बच्चों को सिखाने के लिए। पहले अल्फ़ाबेट बताएगा, फिर वर्ड बताएगा, फिर फ्रेज बताएगा, फिर सेंटेंस बताएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये कहते हैं कि ये हमारे इंडियन में ना, ये एक सोल ऑफ लैंग्वेज होती है, आत्मा होती है, जहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करके बच्चों को हर चीज़ बहुत ही ईज़िली वे में बता देते। देखो हम भारतवासी हैं, सीधे साधे उच्च विचार वाले, धीरे धीरे करके सीखेंगे हर एक चीज़ को, लेकिन बहुत अच्छे से जम के सीखेंगे। एक बार दिमाग में बैठ गई चीज़ें तो जल्दी से दिमाग से निकलती नहीं है, लेकिन ये है कि हमको हर चीज़ को सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर है, हमें जो चीज़ें आती रहती हम उन्हीं की उंगली पकड़ के सामने वाली की चीज़ों को और पकड़ते पकड़ते सीख जाते हैं। लेकिन डायरेक्टली को जंप करके सीखते हैं तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोग बिरले होते हैं, हाँ ठीक है, बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं एडवांटेज पे आते हैं। हमें देखो मैराथन देनी है तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी। आपको एक क्वेश्चन आता है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की कोई दो कोई तीन परिभाषा मतलब एडवांटेज देखो, दो से ज़्यादा नहीं आती, समझ रहे हो, दो से या तीन से ज़्यादा नहीं आती। तो एक इसकी पहले एडवांटेज है कि इन दिस मेथड टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश। इस मेथड में ये ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए कि जिसको खूब बढ़िया से एकदम फ्लुएंटली और अमेरिका वाली इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी इसमें एडवांटेज की बात है, इट मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर एंड न्यू वर्ड फ्रेज वोकैब इज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इस मेथड के थ्रू जब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाया जाता है तो जो वर्ड को यूज़ किया जाता है, जो फ्रेजेस टीचर यूज़ करते हैं, वो क्या वगैरह जो वहाँ पर ले आके हैं कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो काफ़ी ईजिली वे में बताते हैं। इट प्रमोट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ये पढ़ने और लिखने की जो कला होती है, चार स्किल होती है LSRW, तो उसमें दो कला को ये खूब अच्छे से पूरा करवाते हैं। इट सेव टीचर लेबर। टीचर की इसमें जो मेहनत होती है वो थोड़ी कम लगती है, इसमें टीचर को उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितना और किसी में करनी पड़ती है। आगे देखिए ग्रामर, इसमें ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और आपकी जो वोकैब होती है वो भी एक अच्छी सी डिक्शनरी खुद की बन जाती है। ये इनकी अच्छी अच्छी बातें हैं, गुड पॉइंट है। इनके बैड पॉइंट यहाँ पर क्या है, इन नो ओरल वर्क टेक प्लेस इन द क्लासरूम ड्यू टू दिस। जब ये मेथड को पढ़ाया जाता है क्लासरूम में या इस मेथड को यूज़ करके तो कोई ओरल वर्क वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। दूसरा दिक्कत की बात क्या है कि द मेन फोकस ओनली वन ऑफ द मदर टंग द ओनली मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज रिमेन इग्नोर। कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर को जब इंग्लिश नहीं आती रहती है या बच्चे का इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता, बच्चे टफ चीज़ को जल्दी नहीं सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लो टीचर पढ़ा भी रहा है, टीचर को आ भी, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे तो टीचर को ब्लेम कर देते हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता है। तो जो मदर टंग उनको आती रहती है, जो उन्होंने पहले सीखे, वो उसी को पढ़ते रहते हैं और जो इनको सीखना है उसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो है डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाता है। द मेथड टिपिकली क्रिएट अ टीचर सेंट्रिक क्लासरूम। ये कभी कभी मेथड ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि टीचर ही पढ़ रहा है, टीचर ही बोल रहा है, टीचर ही सब कुछ केंद्रित है, बच्चे को कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है, बच्चे बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। तो कभी कभी इसमें ये भी देखा जाता है। और इसकी सबसे दिक्कत की बात है कि कम्युनिकेटिव स्किल टोटली नेगलेक्टेड। इसमें कम्युनिकेशन की टोटली नेगलेक्टेड होता है, बच्चे बोलते ही नहीं तो आप कम्युनिकेट करोगे किससे, दीवारों से। और इंटरेक्शन भी नहीं बन पाता है। इंटरेक्शन वहाँ पर होता है जहाँ पे बच्चे भी बोले, लेकिन जैसे मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, मैं चीज़ें बताती हूँ तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे ये पता है कि आप में से, जैसे यहाँ पर मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, 100 बच्चे इस करंटली इस वक्त देख रहे हो, तो 50 में से इतने अच्छे होंगे, 50 लड़कियाँ 50 लड़के यहाँ पर ऐसे होंगे जो मेरे से भी बड़े होंगे यहाँ पर, लेकिन वो बात को सुन रहे हैं कि लाओ एटलीस्ट सुन लेते हैं तब भी बना कर लिख लेंगे। लेकिन 50 ऐसे होंगे जो आज भी एड्रेस पूछ रहे हैं कि तुम्हारा सेंटर कहाँ गया, तुम्हारा सेंटर कहाँ गया, जो कि वहाँ मिलने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। तो ऐसे टीचर भी है, मदर टंग को यूज़ करके पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और बच्चों को मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ये इट इज़ अननेचुरल मेथड, ये एक प्राकृतिक मेथड नहीं होता है, ये देखने को मिलता है। तो 6 मैंने ली है, छोटी छोटी ली है, कोई 3 पकड़ लो, 3 चाहे जो याद कर लो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधे प्रत्यक्ष तरीके से। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ अ टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज डायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ी थी, वही हमको बच्चे को इसमें भी सिखानी, लेकिन यहाँ पर मेथड हमारा चेंज हो गया। हम यहाँ पर करते हैं कोई टेक्निक, कोई मेथड, कोई विधि, कोई जुगाड़ नहीं लगाते, डायरेक्ट जो है हम उसको डायरेक्टली करते हैं। इट एम्फेसाइज लैंग्वेज लर्निंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल सेंस। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको वहाँ की फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने का काम करते हैं और मीनिंग बताते चलते हैं कि ये होगा, इसके बाद ये ऐसी चीज़ें हैं, तो बच्चा को थोड़ा स्लो आता है। द प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग दिस मेथड एस्टैब्लिश टू डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन इंग्लिश वर्ड फ्रेज आइडियम एंड मीनिंग। इसमें क्या होता है कि जब टीचर डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके क्लास में पढ़ाते हैं तो डायरेक्टली वर्ड बताएंगे, उसी दिन फ्रेज बताएंगे, उसी दिन आइडियम्स बताएंगे, उसी दिन वोकैब बताएंगे, सब 1 बाय 1 करके उसी दिन सब बता देंगे। तो बच्चे को उस दिन सब सर के ऊपर से निकल जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये डायरेक्ट मेथड हम भारतीयों के लिए अच्छा नहीं होता, हम लोग को ऐसे डायरेक्टली आएगा ही नहीं, हमको धीरे धीरे करके सीखना होगा। पहले उसको अपने दिमाग
मार्क्स समझना होगा, तो ये डायरेक्ट मेथड यहाँ के लिए एप्लीकेबल उतना अच्छा साबित नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो नेचुरल मेथड बिकॉज इट लर्न नेचुरली लाइक मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। ये एक नेचुरल मेथड के रूप में कहा जाता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इज एज डायरेक्ट बिकॉज मीनिंग शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द डायरेक्ट लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन इनटू द नेटिव लैंग्वेज। इसमें एक दिक्कत की बात ये भी मतलब ये प्रिंसिपल, ये जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें आप कहो कि जैसे आपको सिखाना है, आपको गो की मीनिंग बताना है, तो गो की मीनिंग जब कोई मेथड होगा तो पहले गो की मीनिंग बोलेंगे जाना, तो जाना बच्चा समझता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे तो गो 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 ही बोलेंगे, उसको एक भी बार ये नहीं बोलेंगे कि ये जाना। तो बच्चे को ये गो समझना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो ये तो गो एक ईजी वर्ड था तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ टफ होता है तो उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होता है, डायरेक्ट उसको जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है वही चेंज करके बता देते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़ अ फॉरेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, इसमें मतलब आपको एक प्रकार से जो है, देखो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए डायरेक्ट हर मेथड हर लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल होता, तो सिचुएशन के हिसाब से हर जगह चीज़ें बनाई जाती हैं। इनकी अगर अच्छी बात कर लें, इनके गुडविल पॉइंट की बात कर लें कि डायरेक्ट मेथड के कोई 2-3 एडवांटेज बताइए, तो मेक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ईजी से क्या होता है कि इंग्लिश थोड़ी आसान हो जाती है लेकिन धीरे से होती है। गिव फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, हाँ इसमें फ्लुएंसी डेवलप होती है क्योंकि इसमें इंग्लिश इंग्लिश ही बोलना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। ये एक नेचुरल मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। ऑल्सो नोन एज मेथड एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी होता है, इसमें टाइम भी बचता है क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेशन तो होता नहीं है, जहाँ पे आपको मीनिंग ट्रांसलेट करनी हो, शब्द ट्रांसलेट करना, वहाँ पे आपका समय ज़्यादा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट में कोई ट्रांसलेशन का काम तो होता नहीं है तो समय बचता है, ठीक है। चलिए अब इनकी निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, इनकी गलत बातें क्या हैं। मोर फोकस ऑन ओरल वर्क डिपेंड ऑन टीचर कैपेबिलिटी, ओरल वर्क पे ही ज़्यादा कम, ये लिखवाते लिखवाते नहीं, सिर्फ बार बार बोलने के लिए मौखिक चीज़ें ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। तो एक दिक्कत की बात ये, क्योंकि जब तक लिखेगा नहीं उसको पढ़ना उतने अच्छे से नहीं आएगा। इट डिपेंड ऑन टीचर स्किल, ये टीचर की योग्यता पे ही डिपेंड है, क्योंकि टीचर अगर अच्छे से बोल रहा है, वो बच्चों को अंडरस्टैंड कर ले जा रहा है, समझा ले जा रहा है, तो ये उसकी स्किल की, तो लेकिन टीचर इतने स्किलफुल मिलते नहीं हैं क्योंकि सारे लोगों को डायरेक्ट मेथड नहीं आता। डायरेक्ट मेथड इज डिफिकल्ट एज देयर नो यूज़ ऑफ मदर टंग, ये कठिन भी होता है क्योंकि इसमें मदर टंग को यूज़ नहीं किया जाता है, जो मातृभाषा आपको पहले से आती है उसको यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली आपको भेज देते हैं, तो ये वो दिक्कत भी पड़ती है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये खर्चीला मेथड है, ये एक्सपेंसिव है, इसमें कोई आप टीले वगैरह नहीं ले सकते हैं, ठीक है, बहुत महंगा पड़ता है। स्मॉल ग्रुप आर नॉर्मली इग्नोर्ड, इसमें ये छोटी कक्षाओं में नहीं होता, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, 100 200 500 बच्चों के साथ होता है। और इसमें दिक्कत की बात ये है कि टीचर जो होना चाहिए ना, वो फ्लुएंट स्पीकर होना चाहिए, तभी उसको इस मेथड को पढ़ाने के लिए रखेंगे, नहीं तो उसको नहीं रखेंगे। तो दिक्कतें भी बहुत है, सारी चीज़ें इसमें गुड गुड नहीं है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड का मतलब क्या होता है, अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करना, मतलब रिपीट करना। तो ड्रिल इज़ अ क्लासरूम टेक्निक, ये क्लासरूम में कक्षा में पढ़ाने की टेक्निक है। टू एड मेमोराइजेशन बाय द वे ऑफ स्पेस रिपीटिशन, बच्चों की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके दिमाग में उन चीज़ों को बनाने के लिए कि वो ऐसा सीखे करे, तो आप उसको क्या करते हैं, रिपीट करवाते हैं। तो ड्रिल मेथड का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है इंग्लिश को सिखाने का, जहाँ पर बच्चों को नए लेसन्स को फैमिलियराइज करने के लिए, नए कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जहाँ पर उस चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट कर, जैसे आज बोला रीडिंग करो, कल बोला फिर रीडिंग करो, परसों बोला घर से रीड करके आना, नरसों बोला से क्वेश्चन करके आना, तो 4 दिन में एक चीज़ को पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा ना, कितना स्लो हो। तो ये ड्रिल मेथड का काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, जो कि छोटे बच्चों की कक्षा में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड, जो कि बहुत पूछा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विभाषी विधि। इसको डॉक्टर CJ डॉटसन ने बनाया था, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। हैज़ डेवलप दिस मेथड ड्यूरिंग 1967 से 1972 के ड्यूरेशन में ये बना है। दिस मेथड प्रॉपर यूज़ ऑफ मदर टंग, इसमें मदर टंग को खूब अच्छे से यूज़ किया गया। इसमें अलाउ है कि आप जब कभी भी अपनी क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चे को, टारगेट लैंग्वेज सिखा रहे हो बच्चे को, तो बाइलिंगुअल मेथड में आप जो उसकी मदर टंग है, जो मातृभाषा हमारी, उसको खूब यूज़ करो। इसमें कोई भी आपको मनाही नहीं है बाइलिंगुअल मेथड में, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड मेक्स द ट्रेडिशन, यहाँ पे 3P का यूज़ किया जाता है। 3P क्या होती है कि पहले दिखाओ, प्रेजेंट करो, बच्चे को सामने स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लगाओ, उसको बताओ कि ये चीज़ ये होती है, गो मतलब जाना, तो ये जाना जो हम जा रहे हैं इसको जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको गो कहते हैं। ये होम होता है तो ये घर है, जहाँ घर पे तुम रहते हो वो घर है, इसको होम कहते हैं। तो ये पूरा रिलेवेंट दिखाओ, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, फिर उनको बोलो कि अब तुम भी घर का मतलब, तो बच्चे बोलेंगे होम, ये ना कि घर। तो ये होता है दोनों 3P का काम, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो बात कर लेते हैं कि आपको बाइलिंगुअल मेथड की कोई 2 अच्छी अच्छी बात बतानी, एडवांटेज बताइए, 100% आएगा।
आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे मेथड्स में से कुछ ना कुछ आएगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द मदर टंग एंड इट्स कल्चर। इसमें क्या होता है, जो मातृभाषा होती है, जो कल्चर होता है, उसको तवज्जो दी जाती है, ठीक है, उसको आदर दिया जाता है। पहला, इट बिकम ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। इससे क्या होता है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट, टीचर एक्सप्लेन द न्यू वर्ड सेंटेंस और मीनिंग इन द मदर। जो बच्चे जो टीचर होते हैं वो नए वर्ड को, सेंटेंस और मीनिंग को मदर टंग का मतलब यूज़ करके बच्चों को बताते हैं। कोई नया वर्ड आ गया तो उसको आराम से बताते हैं। टीचर का लोड इसमें कम होता है और यहाँ पर फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों को प्रमोट किया जाता है। कुछ एड वगैरह को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मातृभाषा काफ़ी ईजी होती है, बच्चा सीख जाता है। तो ये 7-8 पॉइंट है, कोई 3 याद कर लो, क्या दिक्कत है। समझ में आई बात, क्लियर कट में, एकदम फटास्टिक तरीके से, एकदम बढ़िया है, यूजुअल हो जाएगा, हो जाओगे, लिख लोगे, बिल्कुल डरो नहीं। नेक्स्ट देखो, डिसएडवांटेज ऑफ हाईवे। इनकी दिक्कत क्या है भाई, अच्छी अच्छी बातें तो हमने डिस्कस कर ली, थोड़ा गलत भी देख लो। दिक्कत ये होती है कि टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेज। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपको दोनों आना चाहिए, लेकिन हमें जल्दी ऐसे टीचर मिलते नहीं जिनको दोनों आए, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये इनकी एक दिक्कत की बात है। और यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट में डेवलप डिपेंडेंसी ऑन दी मदर। फिर कभी कभी क्या होता था कि बच्चे मदर टंग पे ही डिपेंड रहते हैं, उनको लगता है कि हम ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन वो शब्द उनके मुंह में ही रहा है, ट्रांसलेट तो होता ही नहीं है। तो ये भी एक दिक्कत की बात है, ठीक है। स्लो डाउन प्रोसेस है, इसका प्रोसेस बड़ा स्लो है। एक बार उसमें पढ़ो, फिर ट्रांसलेट, फिर सोचो, फिर ट्रांसलेट करो, फिर बताओ, तो बहुत समय लग जाता है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छा नहीं है, बड़ी कक्षा में सब नहीं चलता है। प्रोनाउंसिएशन की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत बहुत हो जाती है। आगे बढ़ें, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इन्वेंटेड बाय माइकल फिलिप वेस्ट। ये एमसीक्यू बनता है, बहुविकल्पी, ध्यान रखना। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बिफोर द पार्टीशन। जब मतलब बंटवारा नहीं हुआ था तो उनके पहले के ये डायरेक्टर वगैरह रहे हैं। इन्होंने भी इंग्लिश में मेथड को बनाया जहाँ पे 3 एलिमेंट को यूज़ किया था। रीडिंग, पढ़ने को खूब बोला, रीडर बनने को खूब बोला, वोकैब को तैयार करने को बोला, जहाँ पर आप नेटिव लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी टारगेट लैंग्वेज सीख सकते हो। तो ये डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड होता है। इन्होंने जो है डॉक्टर वेस्ट मेथड हैज़ डन रिसर्च ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने इंग्लिश की भाषा पर रिसर्च किया है। एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हमारी पहली भाषा हिंदी है, भारत की पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश है। डेवलप इट्स रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट मेथड हमने ऊपर पढ़ा ना, उसको उनकी जो दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने ये मेथड बनाया था। दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग कॉम्पिटिशन बोथ ओरल एंड साइलेंट। ये रीडिंग पे वर्क करते हैं, तो आप चाहे ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ो, चाहे आप मन में पढ़ो, लेकिन रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये काफ़ी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इट इज़ अ मेथड दैट फैसिलिटेट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। ये बच्चों को काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने का प्रयास करते हैं जब वो भाषा को सीख रहे हैं। तो ये डॉक्टर वेस्ट का मेथड है जो कि काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर वेस्ट रिसर्च करता है कि इंग्लिश को पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इन डॉक्टर वेस्ट ने डायरेक्ट मेथड को जब देखा तो उसमें जो दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए अपना ये मेथड बनाया। ये मेथड ये बताता है कि अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसको आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं, ये हमें डॉक्टर वेस्ट का मेथड ही एक्सप्लेन करता है। आगे बढ़िए, ये मेथड हमें उस भाषा की लैंग्वेज को रीड करने में मदद करता है, बोलता है रीड करो। ये हमें फॉरेन लैंग्वेज को आसान बना देता है, इंडियन चिल्ड्रन के लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है। डॉक्टर वेस्ट का ये मानना था कि अगर हम किसी कोई भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी रीडिंग को मजबूत करना होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे तो आपकी वो लैंग्वेज काफ़ी ना काफ़ी अच्छे से धीरे समय के साथ हो जाएगी। रीडिंग एक ऐसा पहलू होता है जो किसी भाषा को सीखने में बहुत मदद करता है कंपेरिजन टू स्पीकिंग, ठीक है, ध्यान रखना। और नए नए वोकैब को पढ़ने के मौके मिलेंगे तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन चीज़ों को सीखेंगे। तो ये हिंदी में भी आपको चीज़ें मैंने प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, एडवांटेज इनकी क्या होती है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की एडवांटेज क्या है, तो पहली है कि दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग रीडिंग। हम जब कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए उस मेथड में ये मेथड को यूज़ करके पढ़ना काफ़ी ईजी होता है। ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सेल्फ एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी पढ़ने की हैबिट बनती है। और इसमें क्या होता है कि कोई ग्रामर रूल का ओवरलोड नहीं होता है, तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है, आपकी वोकेबलरी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप 3-4 पॉइंट ऐसा है जो लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, डिसएडवांटेज क्या होती है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन रीडिंग एंड स्पीकिंग। इसमें बोलना और पढ़ना, इन दोनों का जो तालमेल होता है वो एकदम क्लियर कट में नहीं होता है, तो दिक्कत होती है। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है, बोरिंग भी लगता है, ठीक है। और इसमें स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज को इग्नोर किया जाता है। तो लैंग्वेज में ऐसे मेथड को यूज़ करके किसी भाषा को सिखाओ जिसमें चारों स्किल डेवलप हो, वो अच्छी होती है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं ऑडियो लिंगल मेथड की। अब ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑडियो विजुअल। हम इसको ऑडियो वीडियो मेथड, ऑडियो लिंगल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड तीनों कहते हैं, ठीक है, 3 नाम है, ठीक है। इनिशियली ये आर्मी का मेथड कहलाता है।
ये साइकोलॉजी के बिहेवियर पे बेस्ड होता है। ये स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द बिहेवियर थ्योरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर सिंपल समझना है, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर आपको ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बनाया गया था, इसी वजह से इसको आर्मी का मेथड कहा जाता है। ये टीचिंग, स्पीकिंग, रीडिंग वगैरह सिखाने का कैसा मेथड होता है, जहाँ पर आपको ऐसे कुछ टीएलएम को यूज़ करना हो, जहाँ पर आपको वो थॉट्स दिखे भी तो आप देख कर रीड कर पाएँ या उनकी आवाज़ों को सुनकर रीड कर पाएँ। तो इस तरीके से ये एक मेथड है जहाँ पर लोगों को इंग्लिश सिखाने का काम किया गया। इसमें रिपीट बहुत होता है, इन्फ्लेक्शन बहुत होता है, रिप्लेसमेंट होता है, रीस्टार्टमेंट होता है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको यूज़ करके चीज़ें काफ़ी ईज़ी बनाई जाती हैं। ये मेथड व्यवहारवादी विचारधारा का होता है। सेकंड लैंग्वेज को सीखने में आपके मेथड में हम इसको यूज़ करते हैं। ये मेथड सुनने और बोलने पर ज़्यादा फोकस करता है, पढ़ने लिखने पर थोड़ा सा कम इसका फोकस रहता है। ठीक है, आगे चलो। इस मेथड को हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया था। ये एक स्पेशल मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है लैंग्वेज को सिंपल स्टेप में करने के लिए, ताकि बच्चा सीख पाए बहुत सारी चीज़। ये डायरेक्ट मेथड का विरोध करता है, ये मेथड भी है। यहाँ पर डायलॉग को यूज़ किया जाता है काम को करने के लिए। इस मेथड में अभ्यास किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। बात कर लेते हैं इनकी मेरिट की। तो ये यहाँ पर है इनकी अच्छी बातें। कैरेक्टरिस्टिक और मेरिट दोनों एक ही पॉइंट है। इनकी मेरिट क्या होती है, ये जो इसमें इफेक्टिव एड को यूज़ करता है लर्नर, यूज़ किया जाता है लर्नर के लिए, ताकि उन चीज़ों को देखे, समझे, सुने। इसमें प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है, क्योंकि बार-बार हम रिपीट करके, रीस्टार्ट करके उस चीज़ को सुन पाते हैं। लार्जर ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा होता है, रीडिंग और राइटिंग में हेल्प करता है। इस तरीके से आपकी स्किल्स वगैरह भी इस मेथड के थ्रू डेवलप होती हैं। तो ये आपकी बहुत ही मेजर पॉइंट है। दिक्कत कहाँ पर है, मीनिंग नहीं बताई जाती, मीनिंग को नेग्लेक्ट किया जाता है इसमें। मैकेनिकल मेथड है ये, इसमें लर्नर जो होता है वो पैसिव हो जाता है, क्योंकि वो सुनता ही रहता है। ऑडियो चल रहा है तो सुन रहा है, वीडियो चल रहा है तो देख रहा है, उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। और ये छोटे बच्चों की क्लास में बच्चा, क्योंकि उनको जो है ना आदत बैठने की सिखाई जाती है कि स्कूल में आए पहले बैठे, तो ये सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। ये इनकी दिक्कत की बातें हैं। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं लैंग्वेज गेम की। ये क्या होता है, लैंग्वेज गेम आर फन, मज़ा है, गेम है। आर टोटल टास्क बेस्ड होता है, जिसमें कुछ टास्क दिया रहता है, बच्चों को उसको परफॉर्म करना रहता है। बच्चे उसमें अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, और लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से सीखते हैं। लैंग्वेज गेम आर कंसीडर एन एडमायरेबल वे टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज बिकॉज दे कैन प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब लैंग्वेज गेम ऐसे कंसिडर किया जाता है, एक एडमायरेबल वे, एक रास्ता है जहाँ बच्चे लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब बढ़िया से सीख रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, गेम्स कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो लैंग्वेज गेम से क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी इन्हेंस हो जाती हैं। इंग्लिश में वोकैब वगैरह याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है, बच्चों को सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं जो चीज़ें ईजी कर देते हैं आपके लिए। टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ड बिल्डिंग गेम, जिसमें ऑप से बना हुआ सेंटेंस बना, जैसे स्टॉप है तो लास्ट में ओपी आ गया, टॉप हो गया, शॉप हो गया, इन है तो पिन हो गया, बिन हो गया, टिन हो गया। तो ऐसे आपको एक वर्ड दे देगा, बोलेगा ये बनाओ। जैसे आपको दे दिया है TION, ठीक है, तो आप स्टेशन लिखोगे, आप सोफिस्टिकेशन लिखोगे, अटेंशन लिखोगे, तो ये TIO लास्ट में। तो ये वर्ड बिल्डिंग गेम होता है एक गेम। दूसरा है वर्ड लेटर गेम, ऐसे वर्ड के लेटर के सीढ़ी वाले गेम होते हैं अलग अलग। वर्ड हंट गेम भी होता है, बहुत अलग अलग प्रकार का गेम आता है। ड्राइंग का गेम है अलग अलग, ठीक है। इनकी एडवांटेज आती है, बहुत बार पेपर में आई है कि लैंग्वेज गेम की कोई 2 एडवांटेज लिखिए। पहला क्या होता है कि काफ़ी मोटिवेटिंग होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एक गेम इनकरेज स्टूडेंट टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट, बच्चे को काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं और खेलो और आगे बढ़ो। मीनिंगफुल कंटेंट्स को इसमें यूज़ किया जाता है, बच्चों की चारों स्किल इसमें बच्चे बोलते हैं, सीखते हैं, हंसते हैं। LSRW चारों स्किल इसमें डेवलप होती है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, आप कोई 2 कोई 3 ले लीजिए, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। आपको इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है, आप इसमें कुछ हिडन प्रैक्टिस को भी सिखाते हैं, ठीक है। जैसे कैट लिखा है तो ए हटा दो, T लिख दो, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो कैट को याद रखेंगे। इसमें उन्हें मज़ा भी आता है, इस तरीके से होता है। मेमोरी भी अच्छी होती है, रीडिंग स्किल बढ़ती है, लिसनिंग स्किल बढ़ती है, ये सब इम्प्रूव होता है, समय के साथ सुधार आता है। अब दिक्कत भी देख लो, टू मच स्क्रीन टाइम, बच्चों की आंखों में चश्मा लग जाता है। बहुत सारा दिन लैपटॉप पर बैठे, सारा दिन हमारे लोग की आंखें खुद दर्द करती है। मेरी व्यक्तिगत बातें हैं, बड़ी बड़ी मेरे रूम में आई थिंक 40-40 वोट की बल्ब मैंने लगा कर रखी हुई है, क्योंकि मेरा सारा दिन उस पर जाता है। 40-40 वोट के बाद भी मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे नहीं दिखता, तो मैंने एक टेबल लैम्प भी लगा कर रखी है, क्योंकि आंखों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो बच्चों का क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, तो शुरू से जो देख रहे हैं, देखो छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो खान पीन में इतनी खाद वाद होती है, नुकसान करता है, तो ये दिक्कत होती है। बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है, खोलेंगे कुछ चले जाएंगे कहीं पे, वायलेंस भी देखने लगते हैं, हिंसात्मक चीज़ें भी तो मिलती हैं सोशल मीडिया पे, वो भी चले करने लगते हैं। और नॉट गेम, सारे गेम अच्छे नहीं होते हैं,
ठीक है, गेम वेम से आप लैंग्वेज वगैरह नहीं सीख सकते, तो ये दिक्कत की बात होती है। ठीक है, और फिलहाल आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग भी जहाँ पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है, आप लोग अपनी समझदारी से अभी से आँख में क्षमता है तो देख रहे हो, एक दिन ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद कर देगा ना, तो कम से कम जो चीज़ है तो वो चीज़ परमानेंटली कर लो, लेडी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कम वाट में लोग लगा कर रखते, दिखता नहीं है, आगे चल के फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, बाकी जैसी आपकी सोच। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच में है, इसका मीनिंग होता है संरचनात्मक दृष्टिकोण। अप्रोचेस भी आपके सेक्शन में है। अब चलते हैं, देखो पूरी थ्योरी के है, ये आगे के चैप्टर की थ्योरी है जो कई क्लासेस में तोड़ तोड़ के पढ़ाई गई, अभी एक साथ यहाँ पर बताई जा रही है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। चलिए आगे। अच्छा, आइए, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सच अ वे दैट फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न ऑफ सेंटेंस। अगर इतना भी लिख दोगे ना, जिनको लिखना भी प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम लिखें, हम इंग्लिश लिख ही नहीं पाएंगे, अगर वो इतनी लाइन में जाकर लिख देंगे तब भी उनको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मत परेशान होइए, जो भी लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाने का प्रयास करिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप वर्ड्स की अरेंजमेंट करो, वर्ड को अरेंज करना सिखाते हैं। एक ऐसे सुटेबल पैटर्न में आपको चीज़ों को अरेंज करना सिखाते हैं जहाँ पर आपकी लैंग्वेज ईजी हो जाती है, खुद का पैटर्न बन जाता है। इस केस में आपके मीनिंगफुल वर्ड आपको अरेंज वे में जब मिलते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर सेट होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच एक ऐसा अप्रोच होता है जो आपको लैंग्वेज की स्टडी करने के लिए काफ़ी अवधारणाएं आपके सामने लेकर आता है, जिससे आपको उस चीज़ की काफ़ी डिटेल्ड मैनर में हर चीज़ मिलती जाती है और आप उसको अच्छी तरीके से सीखते जाते हैं। ये ऐसी स्ट्रेटजी को आपके सामने फॉर्म करता है जहाँ पर आप उसके मीनिंग को, उसके मॉर्फीम्स को, उसके साउंड को, उसके वोकैब को, उसके सेंटेंस को और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी संबंधित चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में जब पाते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे आप लोग कहते हैं मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए, मैं चाहूँ तो ना बनाऊँ ना, लेकिन प्लेलिस्ट में क्या होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 1 बाय 1, तो ये चीज़ें अरेंज में मिलती समझ में आ जाता है ना, तो वही आपका स्ट्रक्चरल वे में है कि जो भी चीज़ें आपको स्ट्रक्चरल वे में मिलेगी वो ही आपके लिए अच्छी होगी, ईजी होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। इनके एडवांटेज की बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के एडवांटेज कोई 2 या कोई 3 बताइए। तो पहली है, इट एम्फेसाइज ऑन द 4 फंडामेंटल स्किल। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर स्किल जहाँ पे आपको लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना, चारों स्किल डेवलप होता है। इट प्रमोट एवरीडे, ये इंग्लिश को खूब बढ़िया प्रमोट करते हैं। इट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ इंग्लिश बाय इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ दी स्ट्रक्चर। ये इंग्लिश को सिखाते तो हैं लेकिन स्ट्रक्चर के थ्रू सिखाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के सिखाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, देखिए है तो कई सारी, लेकिन ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 3 4 बता रही हूँ। ठीक है, देखो इनकी डिसएडवांटेज क्या होती है। डिसएडवांटेज ये है कि छोटे बच्चों की क्लास में बिल्कुल मजा है, सिर्फ छोटे बच्चों में अच्छा है, बड़ी क्लास में इसको नहीं लगा सकते हो। मेथड इनका थोड़ा रिजिड हो जाता है, कठिन पड़ जाता है, सब लोग अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, डिफिकल्ट भी पड़ता है, समय को भी खपत करता है। ठीक है, एक वेल सेलेक्टेड पैटर्न ऑफ सेंटेंस को हम इसमें नहीं पढ़ाया जा सकता है, यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये दिक्कत की बात आती है। चलो बात कर लेते हैं सिचुएशनल अप्रोच की, स्थिति जन्य दृष्टिकोण। अब ये क्या होता है? द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट एज टू हाउ अ टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम। ये सिचुएशन अप्रोच ये होता है, ये दर्शाता या दिखाता है कि कैसे एक टीचर वहाँ पे एक रियल सिचुएशन को क्लासरूम में क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्योंकि आपको कहा जाता है कि जितना बढ़िया आप एनवायरनमेंट बनाएंगे बच्चा उतना बढ़िया चीज़ को सीखेगा, तो वहाँ पर आप जो है नए नए क्वेश्चन को पुट अप करिए, जो रियल लाइफ के हो ऐसे क्वेश्चन को अराइज करिए, सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को बनाइए, तो बच्चा सिचुएशन के हिसाब से जवाब देने का भी प्रयास करेगा। सिचुएशन के हिसाब से जब बच्चा किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से इंग्लिश भी बच्चे को सिचुएशन के बेस पे सिखाई जा सकती है। द पर्टिकुलर सिचुएशन में बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम। हम क्लासरूम में मैप के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, वेरियस ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ की सिचुएशन बना सकते हैं जहाँ बच्चे से रिलेवेंट होगा और वो बच्चे से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सीखेगा। देखो आप में से इतने सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको इसमें 2 3 चीज़ें हैं जो छाँट छाँट कर लिखनी, कुछ चीज़ें हैं जो कई सारे की एडवांटेज है, एक दूसरे में कॉपी पेस्ट भी कर देनी, दिक्कत नहीं होगी। लिखना पूरा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो इनकी अच्छी पॉइंट क्या है? इट क्रिएट इंटरेस्ट, बच्चों में इंटरेस्ट लाते हैं ये सिचुएशन वाले। एम्फसाइज इज गिवनिंग ऑन लर्निंग बाई प्ले, इसमें कहते हैं कि खेल की तरह सिखाओ तो बच्चा सीखेगा। एक्शन चेंज मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लिवली, जब एक्शन होता है 1 बाय 1 तो बच्चा का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी लिवली लगता है। नहीं यार, ये जीवन में भी होता है। मटेरियल एड को हम इसे यूज़ करते हैं लर्निंग को स्टेबल बनाने के लिए, लॉट ऑफ एग्जाम्पल को भी देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हायर क्लास में नहीं यूज़ होता। टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट, हम इससे सिचुएशन के बेस जो टेक्स्ट बुक है उसको फिर पढ़ा नहीं सकते हैं। ओनली वेल सेलेक्टेड थिंग्स कैन बी, इसमें से कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा चीज़ें ही पढ़ाई जा सकती, सब नहीं पढ़ाया सकता है, तो ये इनकी दिक्कत की बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं ओरल अप्रोच की। ये क्या होता है? ओरल अप्रोच हैज़ अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग
एज मेंशन इन द करिकुलम सेक्शन अबव विद द एम्फसाइज ऑन बिहेवियर प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट होती हैं ये। प्रैक्टिस इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्टूडेंट लर्न थ्रू रिपीटिशन, इसे बच्चा रिपीट करके सीखता है। टीचिंग टेक प्लेस इंडक्टिवली, मतलब ओरल अप्रोच का मतलब क्या है कि भिन्न 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 रिपीट रिपीट रिपीट, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार चीज को ओरली बोलने के लिए कहा था कि उससे क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो चीज़ें काफ़ी इन्हेंस करेगी। ओरल अप्रोच रिलाइज ऑन द यूज ऑफ सिचुएशन टू टीच लैंग्वेज। इस सिचुएशन इन दिस यूज ऑफ पिक्चर्स को यूज़ किया जा सकता है इसको दिखाने के लिए। ऑब्जेक्ट को टीचर इसमें यूज़ करता है, बार बार बच्चे को सुनने को बोलता है, उसको रिपीट करने को बोलता है, फिर उसको कहने के लिए कहता है। तो कुछ इस तरीके से जब बच्चे उस चीज़ को रिपीट करते हैं, आप जानते हो कि कोई भी चीज़ जितना बढ़िया आप बार बार बनाओगे वो उतनी अच्छी होती जाएगी, तो ये आपके लिए हेल्प करती है। इनकी एडवांटेज क्या होती है? पहला है कि द सब्जेक्ट मैटर कैन बी एक्सप्लेन इजली, तो सब्जेक्ट का जो मैटर होता है बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। इसमें चारों स्किल डेवलप होती है और क्लासरूम टीचिंग में भी काफ़ी मज़ा आता है, बच्चों को इन्जॉयबल हो जाता है, और जिस चीज़ में मज़ा है फिर फ़न ही फ़न होता है, वहाँ पर बच्चा सीख जाता है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। दिस अप्रोच इज़ नॉट, बड़ी बच्चों के लिए नहीं अच्छा है, बड़े बच्चों को ये सब नहीं आता, उनको एकदम सटीक बातें होनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज़ डिफिकल्ट, दिस अप्रोच बीन इफेक्टिव और फॉर अ लर्नर, ठीक है। कभी कभी बहुत लोगों के लिए इनफेक्टिव भी साबित होता है। देखिए, अभी तक मतलब हम लोग 30 मिनट से ज़्यादा के समय हो गया, और इसमें पूरा जितना चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट सेक्शन था उसको मैंने एक भी स्किप नहीं किया, 1 बाय 1 करके सब बताया। क्यों बताया मालूम है? क्योंकि इसमें से आते हैं प्रश्न, कौन सा आएगा हमको ये पता नहीं है, तो ये हमने चैप्टर 1 सिर्फ अभी तक किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी है, पढ़नी है, पढ़ने को। तो चलिए पहले आप फटाफट क्लास को लाइक करें, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फिर हम आगे बढ़े, फिर नई चीज़ों को देखें, सीखें, समझे, जानें कि इसमें और क्या क्या बातें हैं जो दी गई हैं। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक है। देखो, पहला चैप्टर तो पूरा आता है, बता दिया, बस जो चीज़ें नहीं आती वो उसके एक स्किप भी कर देंगे, क्योंकि नेसेसरी नहीं है, तो फिर पढ़ने का समय नहीं है अभी, ठीक है। चलो, कर दिया होगा उम्मीद है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले फ्रेंड्स, इतनी मेहनत है, कॉन्टिन्यूस बोलना है, लाइक तो बनता है, दिल से बनता है, ठीक है, झूठी झूठी नहीं करना। अब आप लोगों ने कहा था कि मैम इंग्लिश कराइए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इंग्लिश ही ले लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भला हो जाए बस। ये चैप्टर 2 है, क्लासरूम टीचिंग कंटेंट। इंग्लिश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी डे अवर लाइफ। इंग्लिश का एक अच्छा भूमिका होती है हमारी लाइफ में। देयर इज़ अ ग्रेट यूटिलिटी ऑफ इंग्लिश इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी बहुत ही उपयोगिता है। इंग्लिश शुड बी कंटिन्यू अलॉन्ग विद हिंदी अदर रीजन, मतलब इंग्लिश को भी हम जैसे हिंदी बोलते हैं परमानेंटली, वैसे हम इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर ले तो दिक्कत ही क्या है। अदर रीजन लैंग्वेज के साथ साथ चल रही तो इंग्लिश भी चलनी चाहिए। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंट टू इंडियन डोमेन। ये इंडियन के, हम भारतीयों की पढ़ाई लिखाई के काम में, एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, बिजनेस का काम है, पॉलिटिकल रिलेशन का काम, वो हर जगह हमें बहुत मदद करता है। बिजनेस के काम में होगा, आपको अगर कम्युनिकेशन आता है तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोफेशनली आप डेवलप कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाई लिखाई में भी आपकी बहुत अच्छी होती है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आप फ्लुएंसी स्पीक करेंगे, आप स्पेशलाइज कोर्स वगैरह को भी ले लेंगे, तो इंग्लिश आपको बिजनेस में हेल्प करता है, आपकी पढ़ाई में हेल्प करता है, आपको नौकरी लेने में आपकी इंग्लिश बहुत हेल्प करता है, मीडिया या एंटरटेनमेंट के कामों में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये 3-4 जगह हैं जहाँ पर इंग्लिश का सीखना होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसा बन जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 1 से 2 नंबर का है। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो ये मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट की हुई, इसको आप लिख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रीटिंग? तो ग्रीटिंग के बारे में मैं आपको बताएं। ग्रीटिंग का मतलब वही कहते हैं ना, जैसे ग्रीट करना किसी को, ठीक है, नमस्ते करना और भी सारी चीज़ें वो ग्रीटिंग में आती हैं। ग्रीटिंग होता क्या है? Greeting is an act of communication in which human being intentionally make their presence known to each other and to show the relationship। मतलब जैसे हम एक हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये सारी चीज़ें ग्रीटिंग में आती हैं। तो ग्रीटिंग इज समथिंग फ्रेंडली, जिससे आपको दोस्ती यारी करने में काफ़ी आसान होता है। आप किसी से मिलते तो ग्रीट करते हैं, जेस्चर देते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों से फैमिलियर बनते हैं, फ्रेंडली बनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके कन्वर्जेशन को पॉजिटिव बनाता है, लोगों से बात करने के लिए आपको इन्हांस करता है। तो ग्रीटिंग जैसे शब्दों को यूज़ करिए, जैसे कि ग्रीट करो उसको, तो आप किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलोगे, तारीफ़ें करोगे, सभी को अच्छा लगता है। तो उस तरीके से बोलचाल बढ़ जाती है, हाय हेलो हाउ आर यू व्हाट डू यू डू, तो इस तरीके से बातचीत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ग्रीटिंग का ये तरीका होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर आप अच्छी ग्रीट को कर रहे हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। सुबह उठो, दादी नमस्ते, दाई नमस्ते, आपके बच्चे हैं, पिता हैं, आप जो भी हैं वॉटेवर, तो अपनी भूमिका निभाओ, ठीक है। तो इट हेल्प टू स्टार्ट द, मेरा और मेरे घर वालों का तो बॉस होता है, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड वो सल्यूट होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सबका अपना अपना तरीका है, जो भी अच्छा लगे।
तो यहाँ पर क्या होता है, इट हेल्प शो द लव एंड रिस्पेक्ट टू, इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान ये सब कुछ लगता है। आप अपने बड़ों से इज्जत कर मतलब सम्मान दिखाओ, ग्रीट करो उनको, आपकी रिलेशनशिप बनी रहे, अच्छी फ्रेंडशिप रहे, नए नए फ्रेंड्स बने, लोगों से मिलो, ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रीटिंग में। आगे बढ़िए। चैप्टर 2 डन। चैप्टर 3 क्या है, पोइट्री से संबंधित है। पोए वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं उससे संबंधित है। टीचिंग ऑफ पोइट्री द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज थॉट एंड फीलिंग्स। अगर हम पोइट्री पढ़ रहे हैं तो हम जो है भाषा की खूबसूरती को पढ़ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, जो उसमें ह्यूमन की आत्मा जो सोल लिखी है, कहानी क्या होती है, एक किसी का जीवन वर्णन है, कविताएं क्या होती है, किसी के बारे में कही गई है, तो उसकी जो म्यूज़िक है, उसकी जो जॉय है, जस्ट है, उसको सुन रहे हैं। तो ये हम पोइट्री के फॉर्म में सुनते हैं, तो पोइट्री हमको आनंदमय होती है। फिर हम धीरे करके इंग्लिश भी सीख जाते हैं। पोइट्री इज़ द ब्लॉसम ब्लॉसम एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज। पढ़ाई लिखाई में अगर देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी सुगंधित खुशबू आती है। खुशबू किसकी रहती है, ह्यूमंस के विचारों की, पैशन की, इमोशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोइट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय ऑफ फॉर एवर। ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड लाइन अगर आपको पूछा जाए तो यही लाइन कॉपी को मारो, स्क्रीनशॉट लो ईच एंड एवरीवन। पोइट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर। ठीक है, ये लाइन ही लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। टीचिंग पोइट्री लीड टू एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी। अगर आप पोइट्री को सीख रहे हो, सुन रहे हो, उससे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। कैसे, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पावरफुल बनोगे, आप इमेजिनेटिव बनोगे, सोचोगे, इंटेलेक्चुअल भी बनोगे, एस्थेटिक होगे, न्यूट्रिटिव साइड होगी, तो हर चीज़ पोएम बहुत अलग तरीके। आप रोने वाली पोएम सुन लो तो रोना आएगा, आप कदम कदम बढ़ाए जा वीर तुम बढ़े चलो सुनोगे तो उसमें और जोश आएगा, आप ट्विंकल ट्विंकल सुनोगे तो अलग बात आएगी। ठीक है, वो बंदरवामा पहन पजामा सुनोगे तो एक अलग, वो पोएम किसी भी प्रकार की हो, तो हर सेक्शन की अलग अलग होती है, जो सीखोगे वही सुनने का मन करेगा। ठीक है, जैसे वो 12th फेल वाली मूवी आई ना आईपीएस की, तो वो देखा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा, फिलहाल एग्जाम के बाद देखना, काफ़ी अच्छी है। मैंने अभी रिसेंट में ही देखा, तो बढ़िया है, तो देखने के बाद एक इंस्पिरेशन आग सी लगती है यार, करना है करना है। ठीक है, चलो फिलहाल समझदार बहुत हो, आ जाओ आगे। जर्नल एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, ये लिखने को आता है, ये क्वेश्चन बनता है कि एम क्या होता है। तो टू इनेबल द प्यूपल्स टू अप्रिशिएट द पोएम, मतलब लोगों को जब हम पोएम पढ़ाते हैं तो वो ऐसा ही इनेबल करते हैं कि वो उस पोएम को अप्रिशिएट करें, सराहना दें। टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम विद अ प्रॉपर रिदम, ताकि बच्चे भी एक प्रॉपर रिदम के साथ, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ उसको पढ़ें, उसको समझें। इसको हमको पढ़ाने का एम ये होता है कि बच्चे उसके थॉट को, उसके विचार को सोचें, उसको समझें, अपनी धारणाओं में ले आएँ। तो ये तरीके होते हैं पोइट्री को लोगों को पढ़ाने का, क्योंकि पोइट्री वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है और लोग सीख जाते हैं। टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस, बच्चों में सौंदर्य संबंधित चीज़ों को डेवलप करना, बच्चों की पर्सनैलिटी बनाना, रीडिंग और राइटिंग के टेस्ट को बिल्ड करना, इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये सारा काम हम पोएम के थ्रू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल। अब ये क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस से क्या मतलब है, तो राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडिया इन रीडेबल फॉर्म। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिंबल्स को, बहुत सारे आइडियाज़ को यूज़ करते हैं चीज़ों को रिलेटेबल बनाने के लिए। राइटिंग इज ए स्किल इज़ वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल। राइटिंग एक ऐसी स्किल है, एक प्रोडक्टिव स्किल में आती है, तो ध्यान रखना। टाइप ऑफ राइटिंग स्किल, तो नरेटिव राइटिंग होती है, शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में हम लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, ये नरेटिव राइटिंग में आता है। और आगे बढ़ जाते हैं तो परस्यूसिव राइटिंग होता है, जहाँ पर हम कंपनी का कोई बाउचर बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कवर लेटर बनाते हैं, ये सब आता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, जहाँ पर पोइट्री है, डायरीज है, पर्सनल जर्नल लिखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जैसे बहुत ब्रीफ में रहता है। एक होता है एक्सपोजिटरी, तो ये यहाँ पर न्यूज़ लेटर जो होता है, मैनुअल्स होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है पेनमेंसिव, ये पेनमेंसिव इज अ टेक्निक, ये एक तरीका होता है राइटिंग को लिखने का अपने हैंड से, जहाँ पर हम कुछ अच्छे तरीके से घुमा घुमा कर लिखते हैं। ठीक है, खूब डिज़ाइन डिज़ाइन बना कर लिखते हैं, कुछ उस तरीके से। छोड़ो, कुछ कुछ आ जाएगा तो लिख देना, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाती फिलहाल चल रही हूँ। नेक्स्ट देखो, एक अच्छी हैंड राइटिंग की, एक अच्छी जो हैंड राइटिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो यहाँ पर कहता है द स्पेसिफिक शेप, यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक शेप में लिखते हैं, जैसे कर्सिव राइटिंग होती है तो टेढ़ी टेढ़ी रहती है ना, ऐसे ऐसे करके, और जो सिंपल रहती है तो स्पेसिफिक शेप बनाना होना चाहिए। मतलब आप कर्सिव में लिख रहे हो तो कर्सिव में ही लिखो ना, सीधा सीधा लिख रहे हो तो सीधा सीधा लिखो। अब ये क्या है, दोनों मिक्स करके लिखो। लेटर की स्पेसिंग अगर आपके सेंटेंस में है, आपने कोई सेंटेंस लिखा, बराबर जगह पर लेटर का स्पेस है तो बढ़िया है। इजी टू रीड होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना, जो लिखा है कुछ समझ में भी आया, नहीं तो पता नहीं क्या लिख दिया है, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अच्छी हैंड राइटिंग की अच्छी अच्छी बातें हैं। बात कर लेते हैं स्पेलिंग क्या होती है। तो स्पेलिंग इज द राइटिंग ऑफ अ वर्ड, वर्ड को लिखना स्पेलिंग कहलाता है, विथ नेसेसरी लेटर्स के साथ।
जहाँ पर हम प्रॉपर वे में कोई वर्ड को राइट करते हैं, उससे एक करेक्ट वर्ड और लेटर बनता है, ये सारी चीज़ें वर्ड में आती हैं। फिलहाल स्पेलिंग थोड़ा बहुत हो सकता है पूछ ले, इसलिए बता दे रहे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में दी गई हैं लेकिन आती नहीं हैं, तो उनमें हम बहुत जोर नहीं देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी तक जितना पढ़ा वो में से पहला वाला ही सबसे इम्पोर्टेंट था, बाकी से थोड़ा थोड़ा था, 25-25%। अब थोड़ा सा अच्छे से एकदम आंख बराबर खोल के देख लो। जो चीज़ें अब आएंगी वो ग्रामर पोर्शन से आएंगी, ग्रामर में भी सब नहीं आएंगी, कुछ काट छाट के आएंगी, तो वो काट छाट के बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है तो सेंटेंस की। व्हाट डू यू मीन बाई सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस इन अ ग्रामर? ए सेंटेंस इज अ बेसिक ग्रामेटिकल यूनिट। इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स। ये बहुत सारे वर्ड्स को अपने साथ रखता है, अपने कंप्लीट थॉट्स को अपने साथ। सेंटेंस वही होता है जिसकी खुद की कंप्लीट मीनिंग होती है। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो करता होता है, जो काम को करता है, और प्रेडिकेट जो काम करता करता है उसी के बारे में बताता है। डिफिनीशन में कहते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ईच सेंटेंस ब्रिंग अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन के मार्क से ही सेंटेंस व्यक्त होता है, मतलब खत्म होता है। हिंदी वाली जो मीनिंग है वो नहीं पढ़ रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर है मैगी, मैगी इज प्लेइंग विथ अ डॉल। मैगी एक लड़की का नाम है। अच्छा, ये मैगी वो वाला, मैं सोची खाने वाला है। तो मैगी इज प्लेइंग विद अ डॉल, ठीक है, टेस्टी बहुत है बट खाने को नहीं मिलती है क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो मैगी इज प्लेइंग विद अ डॉल, तो यहाँ पर देखो फुल स्टॉप लग रहा है। फिर यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा है। यहाँ पर आर चिल्ड्रन स्विमिंग, क्या बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, देखो एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जिसको याद है, कोई भी सेंटेंस तभी बनता है जब उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बराबर सेंटेंस। ये हर एक सेंटेंस को फॉर्म होने का एक तो चमत्कारी रामबाण वाला फॉर्मूला है, इतना ध्यान रखना। अब इसी के बेस से सब बनता है। अब बात कर लेते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेस पे 4 टाइप के। एक डिक्लेरेटिव होता है जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। एक इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन पूछाता है, इसमें स्टेटमेंट कही जाती है। राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या राम जाता है। इंपरेटिव आदेश देते हैं, गेट शट द डोर, ओपन द लैब, ठीक है, ओपन द कंप्यूटर, शट द बटन, ऐसे कहते हैं। एक्सक्लामेटरी में कहते हैं जो सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेशन के हैं, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ओ शिट, डिस्गस्टिंग, अलग अलग चीज़ें। तो इस तरीके के सेंटेंस और वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के काइंड में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो अब इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस को कहा जाता है। अ सेंटेंस विच स्टेट फैक्ट, डिस्क्राइब और रिपोर्ट समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव। एक ऐसा सेंटेंस जो कोई फैक्ट वाली बात बताए, जो डिस्क्राइब करे, जो रिपोर्ट करे, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव, मतलब नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, और ये हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। आगे बढ़िए। जैसे जॉन इज़ ईटिंग अ पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। माई डैड प्ले टेनिस एवरी डे, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इस सेंटेंस दैट आस्क, एक ऐसा सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू गो टू योर स्कूल, गो टू स्कूल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर फादर डू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। एन इम्परेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट। कभी कभी इसमें कमांड दी जाती है और आपसे रिक्वेस्ट भी की जाती है कि आप कुछ काम करो, और ये हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है। देखें आगे देखो, जैसे प्लीज़ हैव अ सीट, तो एंड हो रहा है। यू शुड गो फ्रॉम हियर, ये आदेश हो रहा है। डू नॉट टॉक इन क्लास, ये आपको आदेश दे रहा है कि क्लास में बोलना नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ लेकिन आप मानते नहीं हो। आगे बढ़ो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शो स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन और फीलिंग। सॉरो मतलब दुख, पिटी, निंदा, हैप्पीनेस, सरप्राइज। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको आप पढ़ते हैं तो आपको फीलिंग जागृत हो जाती है, आपको इमोशंस आता है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस को पढ़ने में गुस्सा आता है, क्रोध होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आती है। ये हमेशा एक्सक्लामेशन के साइन से ही एंड होता है। ये सब आप जानते हो, बेसिक हमने सब पढ़ा है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्रेवो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। नहीं सोचो यहाँ पर तो फुल स्टॉप है। ठीक। अब बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस की, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन, वो हमेशा नाउन होगा और प्रोनाउन हो सकता है। दैट इज आइदर परफॉर्मिंग द एक्शन, जो उस काम को परफॉर्म करेगा। सेंटेंस और एक्सपीरियंसिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जिस कंडीशन में है कुछ बताने का काम करेगा। ठीक है।
ए सब्जेक्ट इज वॉट होम ए सब्जेक्ट इज वॉट होम द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब सब्जेक्ट वो होता है, कर्ता होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि काम क्या हो रहा है। ठीक, जैसे मैं सेब खाता हूँ तो आई ईट एप्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर करता है। ठीक, ये सिर्फ आई की बात हो रही है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, रानी स्कूल जा रही, रानी इज गोइंग टू स्कूल। तो रानी यहाँ पर क्या है, करता है, यानी कि रानी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल है, वर्ब यहाँ पर क्या है, गोइंग है। तो ये एक सेंटेंस है। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज द पार्ट, ये एक ऐसा हिस्सा होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जहाँ पर देखो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो द चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन आर प्लेइंग इन द पार्क ये प्रेडिकेट है। पीटर इज हैविंग हैविंग हिज लंच, तो ये हिज हैविंग लंच प्रेडिकेट है। इज वेयरिंग अ कलरफुल हैट, ये आपका प्रेडिकेट है। आगे बढ़ो, टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार का होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ो, इनके बारे में बताते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन सब्जेक्ट और वन। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। इट कंटेन अ सब्जेक्ट, ए वर्ब, एक्सप्रेस ए कंप्लीट। इसमें एक सब्जेक्ट होगा, उसमें एक क्रिया होगी जो कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट करेगी। इतनी ही परिभाषा आपको सिंपल सेंटेंस की लिखनी है, ध्यान रखना। इनके एग्जाम्पल्स में क्या है, ईमा इज राइटिंग अ लेटर, वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माई ब्रदर स्पीक लाउडली, आई हैव अ ट्रैवल। तो ये 4-5 आपको दिए गए हैं, कोई सिंपल सिंपल सा 2-3 एग्जाम्पल ले लो। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, परिभाषा सिंपल सेंटेंस की लिखने को आएगी 101%। अगर अब मैं आज पढ़ा रही हूँ, पूरा फुल रिवीजन करवा रही हूँ, बेसिक भी और छोटा भी बता रही हूँ, बड़ा बड़ा नहीं बता रही ताकि लिख पाओ, उसके बावजूद आप गलत करते हो तो आप अपनी मिस्टेक करोगे, इतना ध्यान रखना। और इसलिए बातें कम करके पहले पढ़ लो, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखने का है। कंपाउंड सेंटेंस मेड अप ऑफ अ टू और मोर सिंपल सेंटेंस। ये क्या होता है, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर बना होता है। इसको हम ज्वाइन किससे करते हैं, वहाँ पे एंड नाम का फेविक्विक लगाते हैं, बट नाम का गोल लगाते हैं, बट नाम का गम और से जोड़ते हैं, यट से जोड़ते हैं, सो से जोड़ते हैं, फॉर से जोड़ते हैं। तो ये कंजुकेशन होते हैं जहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज पाए जाते हैं। जैसे द सन रोज एंड एवरी थिंग लुकड ब्राइट, सन सूरज उगता है, एक हो गया। एवरीथिंग लुक ब्राइट, सब एकदम चमक जाता है। तो यहाँ पर ये जो एंड लगा हुआ है इसका कलर अलग है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, आपको ऐसे पहचानने को आएगा। इसी तरीके से आपको सिंपल में दिया रहेगा, आपको उसको कंपाउंड में तोड़ के जोड़ना होगा। आपको कंपाउंड में दिया गया सिंपल बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना होगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा, लेकिन पहले पहचानना आना चाहिए। जॉय वेटेड फॉर द ट्रेन, जॉय ट्रेन के लिए वेट कर रहा है, एक हो गया सेंटेंस। द ट्रेन वॉज लेट, लेकिन ट्रेन जो है लेट है, तो ये अलग है, लेकिन यहाँ पर बट से इसको जोड़ा गया है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कॉन्जुकेट है, फैन वॉइस का शॉर्टकट है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। ये सारे के सारे से ही ये फेविक्विक के नाम है जो अलग अलग चीज़ों को जाकर चिपका देते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन और अ मेन क्लोज और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज। ये इसमें क्या होता है, 2 से 3 चीज़ें होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है, जिसको जब हम जोड़ देते हैं तब कंप्लीट मीनिंग निकलती है। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मोर डिपेंडेंट, मतलब एक उसमें इंडिपेंडेंट होगा जिसकी खुद की एक मीनिंग समझ में आती होगी, लेकिन वो पूरी नहीं आएगी। जब उसमें कुछ और चिपका देंगे तब समझ में आएगा कि हाँ पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। जैसे इसको हम इसमें कौन सा गम लगाते हैं, तो इसमें हम आफ्टर लगाते हैं, इसमें हम ऑल्दो लगाते हैं, इसमें हम एज लगाते हैं, इसमें बिकॉज लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं, इवन दो लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तो लगाते हैं। इनको हम इस नाम के अच्छे अच्छे कंपनी की, ये देख रहे हो, ये ढेर सारी फेमस कंपनी का फेविक्विक है जिसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे आप यूज़ करते हो कॉन्जुगेट वर्ड्स को, इन सब चीज़ों को, तब आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। मैं एग्जाम्पल दिखाऊं और समझ में आएगा। देखिए, पीटर एंड सुसान वेंट टू द पार्क, ठीक, आफ्टर दे हैड फिनिश दियर होमवर्क। पीटर एंड सुसान पार्क में गए, हाँ गए तो भाई गए, अब क्या करने गए, क्यों गए, किस लिए गए, कब आए, कुछ नहीं पता है ना। ये भी तो बन सकता है कि पीटर सुसान पार्क गए थे, वहाँ पे कुछ हो गया। पीटर सुसान पार्क में गए हैं, वहाँ खेल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कुछ मालूम तो है नहीं, कुछ भी तो कर सकते हैं। लेकिन जब ये बात लिखी होगी आफ्टर दे हैड फिनिश होमवर्क, जो अपना काम वो कर लिए तब वो गए, तब इसकी मीनिंग पूरी समझ में आए। नहीं तो यहाँ तक क्या था, आधा अधूरा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो कुछ भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। देखो, अवर नेक्स्ट डोर नेबर
हैव अ नॉइज़ी डॉग, हमारा जो नेक्स्ट डोर का नेबर है, बिल्डिंग में बगल-बगल डोर होते हैं ना, आमने-सामने डोर होते हैं सोसाइटी में, तो बड़ा कुत्ता भौंकने वाला है, ठीक? हू बार्क ऑल द डे लॉन्ग, जैसे मेरे पड़ोसी का कुत्ता है, सारा दिन भौंकता रहता है, ठीक है? तो अवर नेक्स्ट नेबर बोर हैव अ नॉइज़ी डॉग, तो यहाँ पर इस तरीके से है, हाँ, मान लो ठीक है, बहुत ही आवाज़ करने वाला कुत्ता है, लेकिन अब वो कुत्ता है तो क्या करता है, पता नहीं क्या करता है। जब तक उसको ये नहीं बताएँगे कि सारा दिन भौंकता, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको पढ़ने में ही समझ में आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, लेकिन ये तब आएगा जब आप कम से कम आप 100-500 सेंटेंस को पढ़ोगे। इसीलिए मैं बार-बार प्रैक्टिस कराती हूँ ज़्यादा, कि पढ़ते-पढ़ते, सीखते-सीखते, प्रैक्टिस करते-करते चीज़ें याद आती हैं। आप कहो कि मैं आपको कोई रूल बता दूँ और ऐसे रट्टा मार लो, तो इतना आसानी नहीं आएगा, ठीक है? चलो, यहाँ तक बात समझ में आई? मैं भी कंटिन्यूअस आपके लिए लगातार बोल रही हूँ। आई होप सो कि मेरी इतनी मेहनत सफल हो रही होगी। चलिए, एक सेक्शन आपका ये क्या कहते हैं, पंक्चुएशन का है, जिसको विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में सभी बच्चों को अच्छे से आता है। अब ये कभी-कभी पूछा जाता है कि पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? इन अ सिंपल टर्म, एक साधारण भाषा में अगर कहें, तो पंक्चुएशन मार्क आर अ सिंबल, ये एक प्रकार का सिंबल होता है जो बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं सपोर्ट मीनिंग एंड सेंटेंस टू बी ब्रेक, मतलब हम मीनिंग, सेंटेंस है, तो सेंटेंस में अगर हम कहाँ पर उसकी मीनिंग क्या हो रही है, पंक्चुएशन मार्क उल्टा-सीधा कुछ लगा देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यही पंक्चुएशन मार्क होता है जहाँ पर हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे फुल स्टॉप होता है, तो फुल स्टॉप को हम क्या जानते हैं, ये हमारा पूर्ण विराम होता है एक प्रकार से ना, कि यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो फुल स्टॉप इज द पंक्चुएशन नेम ऑफ अ मार्क दैट इज यूज्ड टू शो द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जहाँ पे आपका सेंटेंस एंड हो रहा है, तो वो हमारा ये इस तरीके से शो होता है। टुडे इज फ्राइडे, एंड हो गया। तो ये आपकी सेंटेंस और एक परिभाषा। कॉमा क्या होता है, ये अल्पविराम होता है हिंदी में। द प्राइमरी एम ऑफ अ कॉमा इज टू सेपरेट आइडिया और एलिमेंट, मतलब जैसे चीनी है, चावल है, राइस, पोटैटो, लेमन, ये वो, तो सबको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, एलिमेंट को अलग दर्शाने के लिए सेंटेंस में हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको कोई लिस्ट ऑफ आइटम है, देखो, शी बॉट अ कार, ए हाउस एंड अ ह्यूज ट्रक, तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो कोई सेंटेंस की लिस्ट है, कोई लिस्ट ऑफ आइटम है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। कुछ और हमको एड्रेस करना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क है, जहाँ पर हम जो है सेंटेंस की एंडिंग कैटेगरी होती है, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं डायरेक्टली, वहाँ पर हम करते हैं। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो? डू यू फील लकी? तो इस तरीके से यहाँ पर ये मार्क को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। एक्सक्लामेशन क्या होता है, दिस इज टाइप ऑफ फाइनल टाइप ऑफ दैट यहाँ पर कहता है कम्स अंडर द सेंटेंस एंडिंग कैटेगरी, ये भी आपकी एंडिंग कैटेगरी का। देखो, एंडिंग कैटेगरी समझ रहे हो? अरे डियर, ये देखो यार, जैसे ये एंड में यहाँ पर ये लग रहा है ना, तो ये एक्सक्लेमेशन वाला एंड में लगता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला एंड में लगता है, फुल स्टॉप लगता है। लेकिन कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, एंड में थोड़ी लगता है। यही एंडिंग कैटेगरी बोल रहा है कि एंडिंग कैटेगरी का भी एक है, नहीं तो आपको कि मैम ये क्या है। इट इज़ यूज टू एंड ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशन। लुक, इट्स अ कैट, आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। आगे बढ़ो, कॉलन भी होता है। कॉलन क्या होता है? कॉलन इज अ मार्क दैट मेनली यूज इन डिफरेंट पर्पज, उसको अलग अलग पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल देना है सीरीज़ का, कोटेशन का, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। या कोई आइटम की लिस्ट बनानी है कि यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है, तो वहाँ पर भी हम इनको यूज़ करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखें, यहाँ तक क्लियर है? डैश वगैरह कहाँ पर, डैश भी दो प्रकार के होते हैं, एक इन डैश होता है और एक इम डैश होता है, ध्यान रखना। एक इन डैश होता है और एक इम डैश होता है। देखो, इन डैश में क्या करते हैं, ये छोटा वाला जो डैश होता है कीबोर्ड में भी होता है, फ़ोन में भी होता है। तो यहाँ पर ये छोटा होता है, जिसमें यहाँ पर आपको जैसे कोई डेट वगैरह है, कुछ है, तो कनेक्शन बताने के लिए यूज़ होता है। और एक सेकंड डैश है जिसको इम डैश कहते हैं, बड़ा डैश होता है, जहाँ पर कोई चीज़ को कॉमा या उन सब चीज़ों की जगह पर कुछ डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, स्पेसिफिक करने के लिए वहाँ पर यूज़ करते हैं। फिलहाल ये कभी सालों से पूछा नहीं गया, इसलिए मैं इसे बहुत जोर नहीं दे रही हूँ। आगे का जो आता है उसको खूब पता है। हाइफन क्या होता है? हाइफन इज यूज बिटवीन टू वर्ड। हाइफन को हम दो वर्ड या कंपाउंड वर्ड के बीच में यूज़ करते हैं। जैसे मदर इन लॉ, तीन यूज़ हुआ, पार्ट टाइम है, तो इस तरीके से हाइफन यूज़ होता है। ब्रैकेट में क्या होता है? ब्रैकेट दो पंचुएशन में यूज़ होता है, दैट कर्व्ड सिंबल। कुछ चीज़ें स्पेशल सेपरेट करनी होती हैं जो नॉन एसेंशियल होती है, या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। ब्रैकेट भी 4-5 प्रकार का होता है। जैसे एक पैरेंथेसिस वाला होता है, ये ऐसे वाला पैरेंथेसिस होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है, एक एंगल ब्रैकेट होता है। तो ये 5-6 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी अपॉस्ट्रोफी और कॉमा होता है, इट इज़ यूज टू शो द पॉजेसिव केस, कंट्रैक्शन और ओमिशन ऑफ अ लेटर। इट कैन बी यूज टू मेक अ लोअर केस लेटर प्लूरल।
हाँ, कभी-कभी जैसे कांट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो हम ऐसा लिखते नहीं हैं, तो ये यहाँ पर लगाए तो इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर यूज़ हुआ है। आई हैव बीन स्लीपिंग, तो ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसा सेमीकोलन भी यूज़ होता है। इट इज़ अ वेरी सिमिलर टू द कॉलन से सेम सेम है। इसमें भी क्या होता है, यूज टू कनेक्ट टू क्लोज दैट आर इंडिपेंडेंट, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन को भी यूज़ करते हैं। अर्धविराम क्या होता है, जहाँ पर आपको अल्प विराम से थोड़ा समय और ज़्यादा रुकना पड़ता है, वहाँ पर हम अर्धविराम यूज़ करते हैं। स्लैश भी कई तरीके का होता है। देखो यहाँ पर स्लैश है, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैक स्लैश होता है। इधर साइड लगा है तो फॉरवर्ड स्लैश है, इस साइड लगा है तो बैक स्लैश है। इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक, समझ में आई बात? देखो भाई बहुत ईजी है, सिंपल है, पढ़ोगे तो आएगा। चलो आगे बढ़े, बात कर लेते हैं डिटरमाइनर की। अब ये क्या होता है, डिटरमाइनर इन इंग्लिश ग्रामर एक ऐसे वर्ड है जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, बताने के लिए, क्वांटिटी सब कुछ, तो वहाँ पर हम डिटरमाइनर का यूज़ करते हैं। ये 3 प्रकार के, एक आर्टिकल होता है जिसमें ए एंड द आता है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर में दिस दैट दीज दोज आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, पॉजिटिव डिटरमाइनर भी होता है जिसमें माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ये पॉजिटिव है। उसके बाद क्वांटिफायर में जिसमें क्वांटी गिननी होती है, मेनी है, मच है, मोर है, मोस्ट है, सम है, ऑल है, वेरी फ्यू है, लिटिल, सब कुछ होता है। नंबर की बात करते हैं तो कार्डिनल, ऑर्डिनल, ट्वाइस, थ्राइस, 3 आइटम, 4 आइटम ये होते हैं। इंट्रोगेटिव में हु, व्हाट, वाज, विच, ये सब होते हैं। ये सब डिटरमाइनर, सबके सब अलग अलग कैटेगरी के डिटरमाइनर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो अब ए एंड द के रूल हैं जो कि आपको बहुत मैंने प्रैक्टिस करा है, बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द बताऊंगी। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक इंडेफिनिट होता है, एक डेफिनिट होता है, जो कि बहुत पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल में कहता है कि ए एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल कह रहा है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई सॉ गर्ल, तो आई सॉ में एनी गर्ल, तो यहाँ पर कोई भी गर्ल हो सकती है। आपने लड़की देखी तो बहुत पता नहीं कौन सी, हज़ारों लड़कियाँ देखी तो यहाँ पर आ लगा हुआ है। ही शॉ एन आउल, उल्लू देखा, तो यहाँ पर वॉबिल है तो यहाँ पर एन लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि साधारणता सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो गिना नहीं जाता उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग, जिनको हम गिन पाते हैं उनके साथ ही आर्टिकल को यूज़ करते हैं, जिनको नहीं गिन पाते उनके साथ हम साधारणता यूज़ नहीं करते हैं। चलो डेफिनेट में क्या होता है, दा होता है, जो ये एकदम फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है, सर्टेन होती है, वहाँ पर हम दा को यूज़ करते हैं। ए एन के रूल भी हैं। रूल नंबर 1 आपको यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कहता है ए का प्रयोग साधारण उन नाउन के पहले होता है जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज़ से होता है वहाँ पर हम ए यूज़ करें, जैसे अ काऊ, अ वुमन, अ चेयर, अ बॉय, अ हॉर्स। ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, रूल नंबर 2, जब यू की आवाज़ आती है लेकिन वो या से लिखा जाता है प्रोनाउंसिएशन में, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ ए को कर देते हैं। ई है, ई एक वॉवेल है लेकिन यूरोपियन लिखा है तो यू लिखा जाएगा, या लिखा जाएगा तो कॉन्सोनेंट में आएगा, इसीलिए ए यूरोपियन, ए यूज़फुल, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी ये होता है। रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 कहता है ओ की आवाज़ आ रही है लेकिन डब्लू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ए 1 रुपी नोट, वॉवेल तो है लेकिन ए 1 रुपी नोट है, तो 1 लिखा जाएगा हिंदी में वाह, तो वाह एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए 1 रुपी नोट होता है, ए 1 आइड मैन होता है, तो यहाँ पर भी ए लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति को बोध करने के लिए किया है, जैसे ए काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो ए काऊ इज़ अ यूज़फुल यानी कि पूरी जाति को जो संबोधित करना होता है तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। अब ठीक है, ए बर्ड हैज़ 2 विंग्स, एक पक्षी के 2 विंग्स होते हैं तो सभी पक्षी के होते हैं, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए हम जो है आपको ए का प्रयोग करते हैं। हाउ, रेदर, हाउ, वेर, क्वाइट के साथ सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम ए को यूज़ करते हैं, तो क्वाइट डल अ बॉय, हाउ ओल्ड अ बुक, आई मस्ट बी रीड इट, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक, अगर पोस्ट से पहले प्रोफेशन का बोध होता है तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। रोहन इज़ अ बैंक मैनेजर, तो ए यूज़ हुआ। गोपाल इज़ अ टाइपिस्ट, तो ए यूज़ हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग हम इनको यूज़ करते रहते हैं। रूल नंबर 7 होता है कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। अ लॉट ऑफ फ्लावर, अ नंबर ऑफ बंच, इस तरीके से। तो ए के भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं जहाँ पर हम स्पेसिफिक उनको यूज़ करते हैं। ए ग्रेट डील ऑफ, ए ब्रंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, एक्सेट्रा। ये रूल्स हैं, सारे के सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्शन का रूल्स है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग शब्दों के पहले होता है, जहाँ पर ए ई आई ओ वॉबल आपको दिखता है। एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, डन। तो ये आपको बेसिक है, पता है। आगे बढ़ो, जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है वहाँ पर भी हम एन को लगाते हैं। एन हेयर, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन आवर। ठीक, एब्रिविएशन का पहला लेटर एच
LMNSREF होता है, X होता है, तो वहाँ पर भी हम एन आर्टिकल को यूज़ करते हैं। NHMT वॉच, NLIC ऑफिसर, NSDO, NXMS डे, तो ये इस तरीके से भी हम इनको यूज़ करते हैं। रूल नंबर 4 है प्लूरल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल नाउन के पहले ए अथवा एन कोई भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पे है ए ग्रेट मैन, एन एप्पल, तो करेक्ट क्या होगा, ग्रेट मैन और एप्पल्स। ठीक, आगे चलो। तो इस तरीके से बीच बीच में नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कि अगर लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो ए मैन है वो गलत होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज इट, जैसे व्हाट काइंड ऑफ लिखा है, व्हाट शॉर्ट ऑफ लिखा है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करिएगा। आगे बढ़िए। नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। म्यूजिक है, निम्नलिखित नाउन, जैसे म्यूजिक के पहले कोई नहीं होगा। ट्रैफिक है, एडवाइस है, सीनरी है, लगेज है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन है, इन सब के पीछे नहीं लगता। ये इतने ही नहीं और भी ज़्यादा हैं। आगे बढ़िए। विशेष स्थिति को छोड़कर सामान्य रूप से किसी देश, व्यक्ति, फूड आइटम, मटेरियल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। एन इंडिया और यहाँ पर जो है सोहन है, गोल्ड है, कहीं कहीं जगह पर ये नहीं होता। बात समझ में आ रही है? चलो कुछ कुछ को छोड़कर चलो दा का रूल देखते हैं। और दा का रूल है कि नक्षत्र के नाम के पहले ये यूज, द सन, द मून, द स्टार यूज होता है। फिर देखो, जो माउंटेन रेंज है यूज होता है, रिवर यूज होता है, कैनाल है, सी है, ओशन है, बे है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, फेमस बिल्डिंग, सबके आगे नाम के पहले दा। आगे बढ़ो नेक्स्ट। द हिमालय, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द बंकिमगंग कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, सब कुछ यूज हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखो, पर्वत शिखर जो होते हैं उनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। माउंट एवरेस्ट के आगे दा नहीं लगता, कंचनजंगा के आगे दा नहीं लगता। रिलीजियस बुक के आगे हम दा लगाते हैं, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ध्यान रखना। पोएट और राइटर के नाम के आगे भी दा का प्रयोग हम नहीं करते, विलियम शेक्सपियर होता है। आगे बढ़ो। चारों दिशाओं के पहले हम दा का प्रयोग करते, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द साउथ, हम हमेशा यूज़ करते हैं, 1000 बार। ये सब चीज़ें बहुत ही छोटे तरीके से, बढ़िया तरीके से यूनिक बताई है आपको मैंने। कंट्रीज और प्रोविंस के जो नाम होते हैं, प्रांतों के पहले हम दा को यूज़ करते हैं, द पंजाब, द डक्कन। ठीक है, आगे बढ़ो। न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के आगे दा का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7। पोस्ट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी हम दा को, द पियानो, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, इन तरीके से हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर कोई अगर उपाधि है, मेरिट दी गई है, तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से स्पेसिफिक कोई ऐतिहासिक म्यूजियम वगैरह है, कोई सार्वजनिक भवन वगैरह कुछ भी है, द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द जू, तुम यूज़ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोई परिमाण वाली चीज़ें हैं जहाँ पर गिनना है, मीटर है, डजन है, किलोग्राम है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। प्लूरल नाउन के पहले भी द गुप्ताज है, द ब्राउन्स है, द शर्माज है, तो ये इन सब के आगे, सबके आगे हम यूज़ करते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द बैटल ऑफ पानीपत, द, ठीक है, जो है चार्टर्ड एक्ट, सबके आगे यूज़ करते हैं। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले भी यहाँ पर भी हम ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पर भी हम दा को यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के भी आगे हम, कंपैरेटिव डिग्री यदि उसके आगे देन नहीं रखा है, कंपैरेटिव डिग्री में अगर देन नहीं लिखा है, तो वहाँ पर हम दा यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम दा यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से बहुत सारा दिया गया है, सारे तो नहीं आते। खाद्यान्न के प्रकार हैं, खेल वेल के नाम हैं, उन लोगों के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम के आगे दा का प्रयोग नहीं होता, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम के आगे, लैंग्वेज के आगे, कलर के आगे, फ्लावर के आगे, इन सब का नहीं यूज़ करते हैं। महीनों के नाम और दिनों के नाम जो होते हैं उनके आगे हम सब द आर्टिकल को प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना। नहीं करते, नहीं तो गलत कर लेना, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रही हूँ। तो ये रही पूरी आपकी आर्टिकल। अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो कि 8 प्रकार की होती है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे के सारे आप जानते हो। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जो कि 1000 बार आती है। नाउन के एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, राहुल प्ले अ क्रिकेट, द हवा महल इज इन जयपुर। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन नाउन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, ही शी इट आई वी दे यू, ये सब क्या है? आपके प्रोनाउन हो जाते हैं। प्रोनाउन में कोई भी एग्जांपल लिख दो, मैं ये सारे नहीं पढ़ रही हूँ, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक, राहुल इज अ इंटेलिजेंट बॉय, या राहुल इज इंटेलिजेंट। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर आगे चलो। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन, एक्टिविटी, रिलेशन, कंडीशन को शो करता है पर्सन और थिंग्स के लिए, वो हमारे वर्ब में आते हैं। आपकी जो एक्टिविटी है, राकेश प्ले क्रिकेट,
वर्ब में आता है। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब जैसे रन, प्ले, रीड, राइट, ईट, डांस, स्लीप, सब आपका मेन वर्ब में आता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब जो आपके हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, जिनकी सहायता सेंटेंस में राम इज लेजी, मोहन हैज अ कार। ठीक है, आगे एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, जो एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करें। ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की। जैसे राहुल इज़ लेजी, राहुल इज़ लेजी, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसके आगे वेरी लगा दो तो ये एडवर्ब में आता है। राहुल इज़ अ वेरी लेजी। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ पर हो गया वेरी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, राहुल वॉक स्लोली, राहुल वॉक वेरी स्लोली। प्रिपोजिशन क्या होता है? प्रिपोजिशन यहाँ पर कहता है प्रिपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की सेंटेंस जो पोजीशन होती है उसको शो करता है। द टेबल इज इन द क्लॉक इज द टेबल, द क्लॉक इज द टेबल। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर ऑन का प्रयोग कर लेंगे तो आपका सेंटेंस काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। द क्लॉक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द क्लॉक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन क्या है? वो कंडीशन बता रहा है, वो पोजीशन बता रहा है कि घड़ी जो है टेबल पर रखी है। आगे बढ़िए, कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट टू और मोर वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस को जोड़ता है, वो कंजक्शन होता है। कंजक्शन में कहते हैं राम श्याम आर फ्रेंड, तो यहाँ पर कंजक्शन के कोई आपको चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। आप ये लिख दो राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो यहाँ पर देखो एंड नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने एंड नाम का एक फेविक्विक लगाया और दोनों यहाँ पर कंजुगेट हो गए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, मोहन इज इंटेलिजेंट, सोहन इज डल, तो मोहन इज इंटेलिजेंट बट सोहन इज डल, तो बट यहाँ पर एक कंजक्शन है। आगे बढ़ते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, कोई इमोशन दिखाना है, कोई सरप्राइज दिखाना है, जॉय है, सॉरो है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। विस्मयादि बोधक, ओह, वाह, वाह, हुर्रा, एल्स, हेल्प, हेलो, ब्रेवो, ये सब क्या है? एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर ढेर सारा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एंड लास्ट वन मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप के होते हैं, जो कि कौन से आएंगे हमें ना नहीं पता है, बट आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बातें क्लियर कट में? वन बाय वन करके लगातार चल रही हैं। प्रॉपर नाउन की परिभाषा देख लो। अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नाउन। करेक्ट है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हो गया। बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। तो प्रॉपर नाउन में देखिए एग्जांपल्स क्या है? राम है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, नरेंद्र मोदी, रामायण एक्सेट्रा, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन की परिभाषा देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन की मैंने परिभाषा नहीं लिखी, फिलहाल आप लोग इंग्लिश में हेर के लिख लेना, खोज के, सॉरी। मटेरियल नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेपर है, फ्लोर है, आटा मतलब, और व्हीट है, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। आगे बढ़िए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अ नेम ऑफ अ थिंग्स दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, हैप्पीनेस है, लव है, हेट है, सैडनेस है, ये सब क्या है? हम सब देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ कुछ रूल्स हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, जैसे है आई डोंट बिलीव इन अ लक, तो गलत है, आई डोंट बिलीव इन लक, तो ये ए लक जो लिखा है ये गलत कर दिया। एन ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एन जो लगा है ये गलत है, ऑनेस्टी होगा डायरेक्ट, इनके आगे नहीं लगता। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन भी यहाँ पर कई प्रकार के हैं, इनके टाइप्स के नाम सिर्फ देख लो, इनके पीछे के पूछे नहीं जाते, सिर्फ कभी कभी जो एग्जाम्पल्स होते हैं एग्जाम्पल से प्रश्न बन जाते हैं, बाकी डेफिनीशन नहीं आती। पर्सनल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, इंडेफिनिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। ये प्रोनाउन के टाइप हैं, परेशान ना हो, इतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कभी कभी आता है। देखो, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में फिलहाल मैं बता दे रही हूँ। पर्सनल प्रोनाउन एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर पर्सन, जहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, उससे जुड़ा हुआ है, वहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे आई है, वी है, ही है, शी है, इट है, माइन है, हिज है, हर है, माइंस है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल प्रोनाउन में आती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि प्रोनाउन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम का असर होता है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को चोट पहुंचाई। ही किल्ड हिमसेल्फ, तो खुद को ही काम कर रहे हो, वो उसका प्रभाव खुद के ऊपर पड़ रहा है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्सिव में आती है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन एम्फसाइज इट एंटीसीडेंट नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्यों में इस तरीके से करते हैं जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया था, वहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। ठीक है,
देखो फ्रेंड्स, इनका ये आएगा नहीं, बहुत रेयर केस में, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये आएगा नहीं, बहुत कम है। ये हो सकता है अब आपके केस में आ रहे हैं, इनके एग्जाम्पल आते हैं, बस इनके एग्जाम्पल थोड़ा तैयार रखिएगा, बाकी तो प्रैक्टिस करवाते ही रहते, वो सब आपको बताते ही रहते, तो इसमें बहुत परेशान होना नहीं है। चलो देखो, बर्फ के बारे में था, बर्फ के बारे में यहाँ पर आया, देखो यहाँ से बर्फ के बारे में आ गया। तो बर्फ के बारे में टाइप के दो बर्फ होते हैं, एक मेन होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, ऊपर ही मैंने आपको बताया। ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब भी थोड़ा बहुत देख लो, क्या होता है, सकर्मक या कर्मक क्रिया है। ट्रांसटिव वर्ब का मतलब होता है द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। ही ईट्स राइस, जिनके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है वो ट्रांसटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांसटिव वर्ब में कहता है द वर्ब यूज विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसटिव वर्ब। फातिमा ईट, फातिमा खाती है, फातिमा पता नहीं क्या खाती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों को बताया द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस वॉइस मूड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो सेंटेंस को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं वो हमारे ये होते हैं। ये सब बेसिक था, जितना हमने क्लास 6, 7, 8 में खूब खूब रट्टा मार मार के पढ़ा था। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ गौर करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं किया, लेकिन करवा दूंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब हम बदलते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला है कि पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज करना है, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव ऑफ टू, टी डबल और टू को हटाकर अफर्मेटिव वाक्य के सेंटेंस को निगेटिव के वाक्य में चेंज करते हैं, ध्यान रखना। जैसे दिया है टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग, अगर टू दिया है तो हम वहाँ पर सो यूज़ करेंगे जब चेंज करेंगे। टू के साथ हम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक, और पास्ट के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आपको सेंटेंस पहचानना होगा कि पास्ट का है कि प्रेजेंट का है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या दिया है। देखो जैसा दिया ही इज़ टू फुलिश टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर टू यूज़ हुआ जो कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। इसको हम निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो बनेगा ही इज़ सो फुलिश, इस टू की जगह पे सो आ गया। फुलिश दैट, ये बताया ना, दैट प्लस सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट यहाँ पर ही था तो यहाँ पर आया दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो रूल 3 था, इसी 3 रूल के बेस पे सिंपली चेंज हो गया, है बहुत ईजी, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। कुछ बात समझ में आई। दूसरा देखो, ही इज़ टू बिजी टू कम हियर, तो ये फिर टू है, इस टू की जगह पे सो लिख दो, तो ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट ऊपर बताया था, यहाँ पर भी देखो दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट कम हियर, तो अफर्मेटिव में हो गया, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेटिव दिया, ये निगेटिव में होगा, इसको यहाँ पर निगेटिव कर लो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, दिस ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, मुझे चढ़ने के लिए बहुत ऊपर है, ठीक। दिस ट्री इज सो हाई, इस टू की जगह पे सो हो गया, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, तो यहाँ पर भी ये अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव में, ये छोड़ दो, सेक्शन क्या लिखा है ये ध्यान रखो, ठीक। आगे बढ़ो, टाइप बी, एक टाइप का सेंटेंस तो वो हो गया कि वो आएगा तो ऐसे कर लेना। एक टाइप में होता है कि अगर आपको फॉर ए दिया है तो फॉर ए के स्थान पर दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैन नॉट प्लस बी लगाएंगे, और अगर पास का वाक्य दिया है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्स मैन, ठीक, अफर्मेटिव में दिया है। अब यहाँ पर फॉर ए लिखा है, तो पहला जो नियम था कि जहाँ पर टू लिखा है तो वहाँ पर काट के सो लिखते थे, सो लिख दो, तो ही इज़ सो डल, ठीक। फॉर आ जहाँ पर है वहाँ पर दैट लगा दो, दैट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही लिख दो, कैन नॉट बी तो कैन नॉट बी लिख दो, ए स्पोर्ट मैन, निगेटिव में चेंज हो गया। कोई दिक्कत है, समझ रहे हो ना, देख लो, इजी है, बहुत इजी है। आप लोग को हर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एम टाइम पे कराई जानी चाहिए, ताकि आप, क्योंकि इनके एक दो आएंगे बाकी नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो, ही वॉज टू स्लो फॉर अ रेसर, तो ये टू की जगह सो कर दो, फॉर ए की जगह दैट ही कैन नॉट बी कर दो, ऊपर बताया था मैंने। ये ध्यान रखना कि ही वॉज यहाँ पर दिया है, ये पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ पर कैन नॉट बी की जगह पे कुड नॉट बी लगाते हैं, ये ऊपर रूल बता दी और वही चेंज कर दी, निगेटिव में चेंज हो गया। आई बात समझ में, ये चेंज करने का है। एवरीवन और एवरीबडी को हम देयर इज़ नो बडी लिखते हैं, बट अफर्मेटिव में बदल कर नेगेटिव वाक्य के चेंज में, ठीक है। अफर्मेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं तो एवरीवन एवरीबडी दिया है, देयर इज़ नो बडी करते हैं। जैसे एवरीवन लाइक्स रोज, अफर्मेटिव में दिया है, देयर इज़ नो बडी बट लाइक रोज, ठीक है, देयर इज़ नो बडी बट लाइक, नेगेटिव में चेंज हो गया। आगे बढ़िए, एवरी मैन हैज़ हिज फीलिंग, एवरी मैन हैज़ हिज फीलिंग, देयर इज़ नो मैन हु हैज़ नो फीलिंग्स, ठीक। एवरीवन लव्स ब्यूटी, देयर इज नो बडी बट लव्स, यहाँ पे कोई नहीं है लेकिन अब ब्यूटी से सभी प्यार करते, तो ये निगेटिव में चेंज हो गया, तो ये नियम है। फिर देखो, अगर नन बट दिया है, नन बट है और नो सूनर दिया है, तो वहाँ पर हम दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे वल्ली राम वॉज प्रमोटेड टू द हायर रैंक, ठीक, वल्ली राम वॉज प्रमोटेड टू द हायर रैंक, सिर्फ राम को प्रमोट किया गया हायर रैंक पे, बाकी कोई नहीं।
तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, नन बट राम वॉज प्रमोटेड टू द हाई। यहाँ पे सिर्फ नन जोड़े, कोई नहीं, लेकिन राम को सिर्फ प्रमोट किया गया, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एज द पुलिस केम द क्राउड डिस्पर्सेड है, ठीक है, मतलब गायब हो गई। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव में है। आप देखो यहाँ पर है, नो सूनर डिड द पुलिस केम देन क्राउड वर डिस्प्रेड, तो ये नेगेटिव में चेंज होगा, नो सूनर को ऐड किया गया। फिलहाल आपको वो टू और सो वाला बहुत आता है, समझ में आई बात? चलो 2 बार देख लेना वीडियो ना, यहाँ के इतने सेक्शन का। सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करो, अब कैसे करना है देखो। सिंपल ही है, कुछ नहीं, जो रूल पढ़ा है उसी के। ही मस्ट वर्क टू विन द फर्स्ट प्राइज, सिंपल में दिया है। कंपाउंड में एंड बट वट फेविक्विक जो गम पढ़ाया था ऊपर वही चिपकाना है। तो ही मस्ट वर्क हार्ड, ठीक, और ही विल नॉट विन द प्राइज फर्स्ट। देखो ही मस्ट वर्क हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये सिंपल में है। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसने कठिन काम किया, और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, लेकिन उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। तो और यहाँ पर यूज़ करके इसको निगेटिव में बना दिया गया और कंपाउंड में बदल गया। नेक्स्ट देखो, सिंपल में है, कंपाउंड में चेंज करना है। बिसाइड बीइंग पनिश ही वॉज फाइन, उसको पनिश किया गया क्योंकि वो मतलब फाइन था। फाइन अगर हो जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश बट ऑल्सो फाइन, उसको सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं मिली है, उसको फाइन भी भरना पड़ा है। तो यहाँ पर देखो बट नाम का एक कंजुगेट यूज़ किया गया जिसमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया गया। तो आपको इस तरीके से चेंज करना होगा, ध्यान रखिएगा, आपको कंपाउंड बनाना होगा। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना है। आइदर यू और आई मस्ट राइट, आइदर तुम या मैं तो मतलब चिट्ठी लिखूंगा, ये कंपाउंड में है। कंपाउंड में कैसा है कि और लगा है। हमको कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो हम लिखेंगे इफ़ यू डू नॉट राइट द लेटर आई मस्ट डू सो। तो यहाँ पर इफ़ को यूज़, अगर तुम लेटर नहीं लिखोगे तो मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, सर्च हिज बैग एंड यू विल फाइंड द पेन। अब बैग खोज लो, अपना पेन खोज लो, बैग खोजो पेन ले लो। तो ये एंड यहाँ पर कंपाउंड को शो कर रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इफ़ यू सर्च अ बैग हिज बैग यू विल फाइंड द पेन, अगर तुमने उसके बैग को खोज लिया तब उसको जो है, एक बात ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स बनाते समय सेंटेंस में इफ़ वगैरह यूज़ क्यों हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम खाओगे तो मैं नहाऊंगा, यदि तुम रोओगे तो मैं नाचूंगा, यदि वाली सेंटेंस जो होते हैं वो चीज़ें आपके कॉम्प्लेक्स में होती, इसीलिए यहाँ पर इफ़ की मीनिंग ही यदि होती है। ठीक है, कुछ समझ में आ रही बात है कि नहीं, सर के ऊपर से जा रहा है? चलो यहाँ तक तो जो था मैंने फ़िलहाल के लिए जितनी भी चीज़ें थी बता दी है। अब सिंपल सेंटेंस को ऐसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करने को भी आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला यहाँ पर देखो दिया है, सिंपल में है आई ड्रिंक टू एन्जॉय, आई ड्रिंक सो दैट आई कैन एन्जॉय, ठीक, ध्यान रखना। ये कॉम्प्लेक्स में सो यूज़ हो रहा है। वी ऑल नो द रीज़न ऑफ पॉपुलरिटी, सिंपल में है वी ऑल नो द वाई इज़ पॉपुलर, तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करना आपको सीखना होगा। अब बात कर लेते हैं वॉइस की, जो कि सिलेबस में दिया है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, फटाफट देखेंगे इनको भी। वर्ब का वह रूप जिसे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा है, तो वॉइस कहलाता है। सी राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, सब्जेक्ट स्वेच्छा है मतलब खुद लिख रही है। अ लेटर इज बीन रिटन बाई हर, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। वह एक पत्र लिखती है, सिंपल कहा गया, ये तो थोड़ा घुमा के बोल दी कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये आपका पैसिव में चेंज हो गया है। एक्टिव वॉइस की परिभाषा कभी नहीं आती, तो हमें भी कभी इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। पैसिव वॉइस की परिभाषा कभी नहीं आती, कभी नहीं पढ़ना। चलो रूल पे, एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, रूल नंबर 1। पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी का उपयुक्त फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें वर्ब का टेंस वही रहता है, ठीक। आगे चलो, पैसिव में बनाए गए सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब एम ही कोई नहीं लगा देते। पैसिव सेंटेंस बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, ये आपकी पहचान में भी आएगा। अब मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इतना ध्यान रखना। ये पीबी का स्ट्रक्चर है, पीबी का है, एबी का नहीं है, पीबी का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर याद है तो आप पैसिव में बना लोगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं चेंज कर रही हूँ। अगर फर्स्ट पर्सन में दिया है तो आई का पैसिव बनेगा तो मी होगा, वी दिया है तो अस बनेगा। सेकंड पर्सन यू का यू ही होगा, थर्ड पर्सन में ही है तो हिम हो जाएगा। सी लिखा है हर हो जाएगा, दे लिखा है देम हो जाएगा, इट लिखा है इट होगा। ये पैसिव में जाएगा, जब बनेगा तो चेंज होगा। हु लिखा है तो हुम हो जाएगा। इसी तरीके से नोट में पॉइंट दिया है कि 12 टेंस में से केवल 8 टेंस का ही पैसिव बनता है, बल्कि 4 का नहीं बनता, ये पता होना चाहिए। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो राइट और राइट रहेगा, इज एम आर राइटिंग रहेगा।
ये वर्ब एक्टिव का है। इज एम आर रिटन हो जाएगा, बीइंग बीइंग हो जाएगा, बीइंग रिटन हो जाएगा तो पैसिव में चेंज होगा। कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो हैज़ हैव लगा होगा एक्टिव में, रोट और ये सब होगा, यहाँ पर बीन लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी तो वॉज वर लगा होगा तो वॉज वर बीइंग हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी तो हैड हैव लगा होगा तो हैड बीन हो जाएगा, सेल बी विल बी रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज करते हैं, ये रूल्स होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ने के दौरान बनाए। किसके नहीं बनते हैं? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट के, इन सबके नहीं बनते। ये चारों बड़े बिरले लोग होते हैं, इनके नहीं बनते। चलो, अब यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, एक्टिव है, सब्जेक्ट दिया, वर्ब दिया। आई राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस का दिया गया है, इसका पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर इज रिटन बाई मी, सिंपल तरीके से चेंज हो रहा है। आगे देखो नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ अ टेंस, किसका किसका पैसिव बनता है? तो ये 8 ऐसे हैं जिनका बनता है, बाकी 4 का नहीं बनता, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिया गया है, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे। भाई इतने सिंपल सिंपल रूल है, अपनी जान लगाकर पूरा एक साथ बता रही हूँ। तो सब अब बैक मत ले आना कोई भी, प्रॉमिस कर लो, गर्ल्स खास कर, ठीक है। ध्यान रखना, फोकस के साथ पढ़ लो। जैसे ए बी में देखो देखो दिया, आई राइट अ लेटर रिटन बाई मी, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, बाई यहाँ पर लग गया, चेंज हो गया। नकारात्मक वाक्य अगर दिया है तो ए बी में दिया रहेगा, डू आई राइट अ लेटर, तो लेटर इज रिटन बाई मी। प्रश्नवाचक में है डू आई राइट अ लेटर, तो इस तरीके से हम, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। कुछ ये टाइपिंग मिस्टेक में कभी कभार हो जाती है नोट्स में, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर है, फटाफट दिखाती हूँ। आई लाइक बनाना है, एक्टिव में दिया है, बनाना आर लाइक बाई मी, पैसिव में हो जाएगा। बाई लग गया, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। देन दे मेक चेयर, चेयर आर मेड बाई देम, ठीक। ही टीच यू, यू आर टॉट बाई मी, ये यहाँ पर एक कॉलम हो रहा है, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, ठीक। यू डू नॉट गेट गुड मार्क इन द एग्ज़ाम, यू गुड मार्क आर नॉट गेट बाई द एग्ज़ाम इन यू, ऐसे करके ढेर सारा है। फिलहाल मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगी, अब आपको खुद मेहनत कुछ करनी होगी, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, सब्जेक्ट दिया है, इज एम आर दिया है, उसके साथ बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में बीइंग लगेगा, देख लो। यहाँ पर देखो, आई राइट अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, ठीक। नकारात्मक वाक्य में है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर वॉज नॉट बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में लग रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, सिंपल। इसके दिखाएं, दे आर क्रॉसिंग द रिवर, ठीक, दे आर क्रॉसिंग द रिवर, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी रहता है, पहचान होती है। द रिवर इज बीइंग क्रॉस्ड बाई देम, पहला। राधा इज बाइंग टॉय, द टॉयज आर बीइंग बॉट बाई राधा। वी आर प्लेइंग चेस, तो यहाँ पर चेस इज बीइंग प्लेड बाई अस। तो इस तरीके से चेंज करना आपको सीखना होगा, सिंपल सिंपल है, तो बहुत सारा भेज दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करना। चलो बात करते हैं, एक्टिव पैसिव तो खत्म, सिलेबस में एक्टिव पैसिव दिया था, पूरा बताया। अब बात कर लेते हैं लेसन प्लान का, एक सेक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है, वो भी है कि एक अच्छा लेसन प्लान क्या होता है। तो लेसन प्लान इज़ अ क्लियर वर्किंग डॉक्यूमेंट ऑफ अ टीचर, मतलब जो डॉक्यूमेंट टीचर महीने भर पढ़ाता है उसकी एक डॉक्यूमेंट होती है, तो वही होता है वो। इट शुड बी डॉक्यूमेंट दैट अ टीचर कैन वर्क फ्रॉम इन द लेसन। इट शुड बी नीट, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्लियर अप्रोप्रिएट वेल में होना चाहिए, उसके उद्देश्य वगैरह फिक्स लिखे होने चाहिए। जैसे लेसन प्लान आपने अपनी टीचिंग के दौरान बनाया था, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी वही यहाँ पर बतानी है। लेसन प्लान इज अ टीचर डिटेल डिस्क्रिप्शन, टीचर की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, उनके कोर्स की होती है, जो उन्होंने पढ़ाया है, जो क्लासेस उन्होंने ली है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। लेवल ऑफ क्लास उसमें होता है, जहाँ पर आप लेवल बताते हो कि आप कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हो, क्या फीचर्स को यूज़ कर रहे हो, कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, क्या बैकग्राउंड आपका रह रहा है, क्या प्लानिंग है आपकी, वो लेवल ऑफ क्लास होता है। लेंथ ऑफ द लेसन, कितने घंटे, 2 घंटे पढ़ाया, 3 घंटे पढ़ाया, कितना टाइम स्पेंड खर्चा किया क्लास में, वो चीज़ उसमें लिखी होती है। आपका उद्देश्य लिखा होता है कि आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया, क्या क्या बताया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा आज की ये पूरी सेशन में मैंने आपको सिर्फ लेटर नहीं बताया कि कैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, बाकी सब कुछ बता दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, उसका भी रिसेंट में ही मैंने पढ़ाया था। लेटर की क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए फिर फ्रेंड्स, आपकी ये बहुत ही लंबी आपकी इंग्लिश की क्लास हुई, जो पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके, इतने से ज़्यादा इंग्लिश में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप लोगों को जितना सिलेबस दिया गया था वो पूरा सिलेबस मैंने खत्म कर दिया, ए टू जेड सारी बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगी।
अगर आज का ये मेहनत आपकी, मेरी मेहनत आपको सफल लगी है कि हाँ आपने पूरा रिवीजन देख लिया है, एक दो बार इसको और देख लेना, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। काफ़ी कुछ आप लोग मतलब सीख जाओगे क्लियर तरीके से। पूरा मैंने कवर करते हुए आपको बता दिया है। अब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। बाकी आपका साइंस अभी तक नहीं करवाया है, वो करवाऊंगी। उसके बाद फिर आप लोगों का मैथ है, मैथ का भी देखती हूँ। मैथ में लिखना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा मैं हिचकिचा रही हूँ कि इतना कौन बैठे, लेकिन टाइम नहीं दे पाऊंगी। लिखूँ फिर पूरा तरह रिकॉर्ड करूँ तो आपको बताऊँ। फिलहाल देखती हूँ, जो भी मैंने होगा बताऊंगी। तो मैंने आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से करवा दी, पूरा फाइनल से लेके पूरा एंड करवा दिया। बाकी जो प्रैक्टिस का कुछ बचा है वो मैं करवाती रहूँगी, जो क्लासेस होती रहेगी। आज की क्लास फैंटास्टिक रही, धमाकेदार रही। तो आज का जो क्लास का है एकदम ग्रीन और रेड हार्ट से पूरा कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए। मज़ा आ जाएगा देखने के बाद, दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नई क्लास के साथ, नई चीज़ें, नई बातें। ऐसे पढ़ते रहो, हो जाएगा सब। टेंशन नहीं लो, फिक्र नहीं लेते हैं हम लोग, यूपी वाले इतना टेंशन नहीं लेते, बिंदास मस्त मौला जीते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।